कहानी थी किसकी थी? ऑब्जेक्ट स्टोरेज की बात कर रहे थे हम लोग। ऑब्जेक्ट का यूज केस डिस्कस मैंने आपसे किया भी था कि ऑब्जेक्ट का जो बेनिफिट है ना, जितना भी आईटी में ट्रैफिक, इंटरनेट के ऊपर आपको डेटा सर्व करवाना है, आपको कंपनी कोई वीडियोज हो गई, कोई भी आपके एचटीएमएल कंटेंट हो गए, कंपनी का बैकअप हो गया, ठीक है, जहाँ राइट हाई आईओप्स की नीड नहीं है, जहाँ क्या नहीं है, हाई आईओप्स की नीड नहीं है। कंपनी का अकाउंट है, कंपनी पर डेटा अपलोड मारेगी, और अपलोड करने के बाद वो डेटा कैसा है, वो कंपनी की पिक्स हैं, इमेजेस हैं, मार्केटिंग करते हैं, वीडियो बेचते हैं, स्ट्रीमिंग कराते हैं हम लोग, क्या डिलीवरी करना है कंटेंट आपको बस बेसिकली। तो जितना भी हम वर्ल्ड वाइड के लिए हम लोग कंटेंट सेल कर रहे हैं मार्केट में, उस कंटेंट को हम लोग किसी इंस्टांस पे ना रख के हम लोग इंडिपेंडेंट स्टोरेज प्रोवाइड करके हम लोग इंटरटेन कर सकते हैं। उसको बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्ट स्टोरेज, जिसमें एक टाइम पे पहले राइट करो आराम से, पहले एक अकाउंट से बैठ के राइट करो, राइट का मतलब डेटा अपलोड मारो, और उसके बाद उस डेटा को बड़े आराम से कहीं से बैठ के सर्व कर सकते हो। सर्व करने वाला कस्टमर जो है, हो सकता है कंपनी का पार्ट हो या कोई पब्लिक ट्रैफिक हो, यानी कि हो सकता है S3 पे आपकी क्या हो, वेबसाइट चल रही हो सकता है डाउनलोडिंग करा रहे हो वहाँ से बैठ के आप लोग, कुछ भी हो सकता है वो, जैसे ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, सब क्या एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। क्लियर? तो सर्विस का नाम क्या था? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिंपल स्टोरेज सर्विस। ठीक है। तो S3 को यूज करने के लिए कोई EC2 इंस्टांस होना मैटर नहीं करता। EC2 ऐसा मत सोचना कि S3 का जो स्टोरेज होगा ना, उसको राइट करना है मुझे, तो EC2 इंस्टांस होना चाहिए। ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, कहीं से बैठ के, फ़ोन से, मोबाइल से बैठ के आप एक्सेस कर सकते हो आप लोग। जबकि जो EVS वॉल्यूम था, जो आपका इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज था, आपका EVS वॉल्यूम, वो एक इंस्टांस का वॉल्यूम था। उसको तुम्हें पहले सर्वर पर माउंट करना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा, तब उसको यूज आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? फिर मैंने आपको समझाया था कि S3 में क्या होता है। जैसे EVS के अंदर वॉल्यूम होती है ना, आपको डेटा राइट करना है तो वहाँ पे क्या बनते हैं उसके लिए? वॉल्यूम बनते हैं। जबकि यहाँ क्या बनते हैं उसके लिए? क्या बनते हैं? बकेट बोलते हैं इसको, या तो बोलते हैं क्या? कंटेनर। क्लियर? और बकेट यहाँ पे कैसे होते हैं? कैसे होते हैं बकेट? रीजन के बेस पे होते हैं, यानी EVS वॉल्यूम जो था ना, वो अवेलेबिलिटी जोन के बेस पे था, कि डेटा आपको किस अवेलेबिलिटी जोन में प्लेस करवाना है, यानी कि आपका स्टांस और अवेलेबिलिटी जोन, आपके स्टांस का अवेलेबिलिटी जोन और EVS के वॉल्यूम का अवेलेबिलिटी जोन दोनों मैच होने चाहिए। किस केस में था वो? इन टर्म्स ऑफ EVS वॉल्यूम। रीजन को स्टांस से मतलब नहीं है, सॉरी, उसको, बकेट को। बकेट कहता है कि मैं तो एक इंडिपेंडेंट सर्विस हूँ, इस बकेट को ओपन करने वाला सर्वर जो है, वो कहीं का हो सकता है, किसी रीजन का हो सकता है, किसी अवेलेबिलिटी जोन का हो सकता है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं तो एक इंटरनेट पे क्या हूँ? स्टोरेज हूँ। अगर इंटरनेट है तो यू कैन एक्सेस, अगर इंटरनेट नहीं है तो यू कैन नॉट एक्सेस, क्योंकि S3 क्या है? स्टोरेज ओवर द इंटरनेट। और जिस सिस्टम पर नेट चलेगा, वो सिस्टम तुम्हारे घर का हो, क्लाउड का हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, ब्राउजर हो, यू कैन इंटरटेन योर डेटा। क्लियर? बकेट क्या है बेसिकली? बकेट एक लॉजिकल कंटेनर है वेयर यू कैन पुट योर डेटा whenever you want to upload file over the S3 storage. So first of all you will set up the bucket. क्लियर? और जब बकेट बनाओगे तो आपको बताना पड़ता है कि बकेट किस रीजन में आप सेटअप करना चाहते हो। अमेजन की S3 सर्विस सब में अवेलेबल है, US में भी है, एशिया में भी है, सब में अवेलेबल है। बट आप किस रीजन में डेटा प्लेस करना चाहते हो, तो कस्टमर रीजन सेलेक्ट करेगा पहले बेस्ड ऑन लेटेंसी और कॉस्टिंग। ठीक है ना? जब आपको पता है कि मेरा डेटा सर्व इंडिया से होना है, मेरी स्ट्रीमिंग वेबसाइट की डेटा, मेरी पिक्स, मेरी डाउनलोडिंग सब कहाँ से होनी है? इंडिया से होनी है। तो सीधी बात है, लेटेंसी बहुत कम आए डेटा में, तो अब क्या करोगे आप लोग? बकेट कहाँ बनाओगे? क्लियर ना? तो सबसे पहले मैंने आपसे एक लाइन बोली थी कि हाउ टू क्रिएट क्या क्या बकेट। क्लियर? तो पहले आपको बकेट बनाना आना चाहिए, और बकेट पे डेटा अपलोड करना आना चाहिए, आपको डाउनलोड करना आना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा बड़ी लैब नहीं थी लास्ट टाइम, आपको याद होगा हम लोग कहाँ गए थे? हम लोग लास्ट टाइम
कहाँ आए थे हम लोग? ये क्या सर, एक S3 का कंसोल है अपना, ठीक है। और S3 में जाके मैंने कुछ बकेट लास्ट टाइम बिल्डअप किए थे, आपको याद होगा। ये कुछ क्या है अकाउंट के अंदर, लिस्ट ऑफ बकेट क्या है अवेलेबल। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कुछ बकेट पहले से बने हुए हैं, इन बकेट को मैंने डिलीट कर दिया है और एक नया बकेट बनाने से पहले मैंने कुछ बकेट है मेरे पास, ठीक है। कुछ बकेट और ही पड़े हुए हैं, तो इनको ठीक है बाद में कर देंगे डिलीट हम लोग। पहले मैंने एक बकेट का नेमिंग कन्वेंशन आपसे बोला था मैंने, इवन तुम्हारा अकाउंट अलग है बट फिर भी बकेट का नाम जो है ना वो यूनिक होना चाहिए वर्ल्ड वाइड से भी। तो कंपनी का नाम हमेशा ले चलते हैं हम लोग कि यार नेटवर्क 55, ये बकेट का नाम हो गया। S3 सर्विस किस रीजन में आपको यूज करवानी है, पूछ रहा है कि मेरी S3 सर्विस बताओ। तो लोग कहते हैं बकेट का डेटा राइट तो हार्ड डिस्क में होगा, तो हार्ड ड्राइव कहाँ रखी हुई है। हालांकि बैकएंड में डेटा राइट तो अवेलेबिलिटी जोन में हो रहा है, डेटा राइट तो अवेलेबिलिटी जोन में हो रहा है, बट कस्टमर को ऐसा नहीं पता कि एशिया में किस अवेलेबिलिटी जोन में डेटा राइट हो रहा है। वो सिर्फ ये डिफाइन कर देता है कि डेटा को इस प्लेस में जाके रख दो। अब अमेजन की सर्विस की इंटरनल क्या पॉलिसी है कि डेटा अवेलेबिलिटी जोन ए में जा रहा है कि बी में जा रहा है कि, बट S3 का अगर पढ़ते हो SLA मतलब होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि जिस रीजन को आप सेलेक्ट करोगे डेटा की कॉपी कम से कम बैकएंड में 3 बनेंगी। कितनी कॉपी? रिडंडेंसी 3 कॉपी की है, 3 है। 3 का मतलब डेटा आपके तीनों अवेलेबिलिटी जोन में क्या हो रहा है, स्ट्राइप मिररिंग डेटा की हो रही है। यानी कि अमेजन कहता है अगर मेरा कम से कम एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया तब भी S3 पे आपका बकेट क्या है, सिक्योर अवेलेबल है। 2 अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गए तब भी आपका डेटा क्या है, अवेलेबल है। 3 डाउन हो गए तब भी क्या है, फिर तो अवेलेबल नहीं है। ऐसा कमिटमेंट करता है वो कस्टमर के लिए कि देखो डेटा राइट कहाँ हो रहा है, मतलब नहीं है बट फिर भी बंदा जानना चाहता है कि हाउ मैनी रेप्लिका यू आर मेंटेनिंग इन बैकएंड। तो सीधी बात है मोर देन 3 कमिटमेंट करके चलता है। तो समवेयर डेटा इज गोइंग ओवर द अवेलेबिलिटी जोन बट यू कैन नॉट सेलेक्ट अवेलेबिलिटी जोन ओवर द बकेट। बकेट एक्चुअल ऑलवेज प्लेस ओवर द रीजन। अब रीजन में डेटा कहाँ राइट हो रहा है ये आपको मालूम नहीं है। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या लिया है, एशिया पैसिफिक। हर बकेट की अपनी कुछ पॉलिसी होती है, कहाँ से ओपन हो सकता है कहाँ से ओपन नहीं हो सकता। तो बोल रहा है अगर आपने पहले से कुछ बकेट बनाए हुए हैं तो सेम परमिशन यू वांट टू इनहेरिट। मैंने बोला एकदम नया बकेट है, इसकी पॉलिसी हम लोग राइट करेंगे। आगे बढ़ो। तो पूछ रहा है वर्जनिंग, क्या पूछ रहा है, वर्जनिंग टॉपिक आगे आने वाला है। वर्जनिंग है क्या पहले सुन लो एक बार। कस्टमर बोलता है कि कल को सर मुझसे बकेट के अंदर की फाइल क्या हो गई, ओवरराइड हो गई। तो चलो वो डेटा लॉस नहीं करेंगे, पता है मुझे वो डेटा लॉस नहीं करेंगे क्योंकि उनके बैकएंड में कॉपी क्या हो रही, मेंटेन हो रही है। कल को बकेट में यूजर लेवल से कोई एक्सीडेंट हुआ, या तो यूजर से कोई फाइल ओवरराइड हो गई सेम नाम से, या बकेट में से एक फाइल मुझसे क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो जैसे EVS स्नैपशॉट देता है, EVS वॉल्यूम स्नैपशॉट कंसेप्ट प्रोवाइड करता है, सेम S3 कहता है कि बकेट पे होने वाला कोई भी डिलीट ऑपरेशन, कोई भी ओवरराइट मॉडिफाई ऑपरेशन जो आप नहीं चाहते थे बट यू वांट टू अंडू, तो अगर आपने बकेट पर वर्जनिंग इनेबल की हुई है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ओवरराइट होने के बाद, डिलीट होने के बाद यू कैन अंडू, मतलब उसको आप लास्ट वर्जन से रिस्टोर कर सकते हो इफ़ यू हैव इनेबल द वर्जनिंग ओवर द बकेट। विदाउट वर्जनिंग के देर इज नो चांस टू रिकवर फाइल फ्रॉम द लास्ट स्टेट। इफ़ यू गेट द मॉडिफाई मिस्टेकली या जानबूझ के, कोई ऑप्शन उसका फिर नहीं है। तो वर्जनिंग टॉपिक आगे पढ़ाऊंगा, अभी मैंने इसको इनेबल नहीं किया। सर्वर एक्सेस लॉगिंग का मतलब होता है कि बकेट पे डेटा के कहाँ कहाँ से क्या हो रहा है, डेटा ऑब्जेक्ट ओपन हो रहे हैं। अगर आपको उसका एक लॉग देखना है तो बकेट के ऊपर लॉगिंग सिस्टम ऑन कर सकते हैं हम लोग, जिससे कस्टमर डिबग कर सकता है, ट्रैक कर सकता है कि ये वाली फाइल कहाँ से ओपन हुई है कहाँ से ओपन नहीं हुई है। इसका भी अलग से क्या है एक टॉपिक है।
मैंने अभी विदाउट एनी क्या एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन मैंने इनिशियल स्टेट का बकेट सेटअप कर दिया है। अमेजन का बकेट बाय डिफॉल्ट नोबडी कैन एक्सेस, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो रखा है, ब्लॉक ऑल एक्सेस पड़े हुए हैं। अगर इसको आप अनचेक कर देते हो आप लोग, तो ये बकेट आपका हो गया पब्लिक। पब्लिक का मतलब हो गया नोबडी कैन राइट, राइट तो ओनली यू कैन डू, क्योंकि यू हैव द ऑनरशिप। बट इसमें आने वाले ऑब्जेक्ट को अब हम लोग बाहर से एंटरटेन कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी की वेबसाइट, मेरी कंपनी की वीडियोज, पिक्स वगैरह मुझे एंटरटेन करवानी है, तो बकेट को पब्लिक करना ही पड़ेगा। उसके बिना आप ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ट्रैफिक सर्व नहीं कर सकते। इसमें दो पॉलिसी होती हैं, एक पॉलिसी होती है बकेट लेवल से, एक पॉलिसी होती है ऑब्जेक्ट लेवल से। बकेट लेवल से इनेबल करने के बाद ऑब्जेक्ट लेवल पे भी ऑन करना पड़ता है, अदरवाइज ऐसे ओपन नहीं हो सकता। एक बकेट में 4 ऑब्जेक्ट हैं, आप 2 बकेट को यू कैन मॉडिफाई, लाइक यू कैन बिकम पब्लिक, यू कैन बिकम प्राइवेट, ये आप डिफाइन कर सकते हो ऑब्जेक्ट लेवल से। तो मैंने अभी अनचेक मार दिया पब्लिक को, इसका मतलब इसमें आने वाला डेटा क्या हो जाएगा, तो एक बकेट क्या हो गया है। लेकिन कंपनी पता करती क्या है, कभी भी बकेट का मैनेजमेंट, बकेट पर डेटा अपलोड करना है, राइट करना है, डाउनलोड करना है, तो ये जो कंसोल थोड़ा सा क्या रहता है कस्टमर के लिए बहुत टिपिकल होता है यूज करना है इसको। अमेजन S3 को मैनेज करने के लिए, अमेजन S3 को मैनेज करने के लिए S3 ब्राउजर देता अलग से। लास्ट टाइम मैं समझाया था आपको कौन सा आता है ब्राउजर, S3 ब्राउजर आपको देता है। कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम लोग इसको टॉपिक को, ये सब हो चुका है ना। विंडो माउंट हो गया था ना विंडो के ऊपर, अच्छा विंडो माउंट हो चुका है ना। अरे यार, तो टॉपिक वहां पहुंच चुका है मतलब ना, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे, मुझसे रिकैप करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक्चुअल में सीधा सीधा मान लो हिंदी में आप लोग कि ये बकेट क्या हो चुका है, यहाँ पे बिल्डअप हो गया है। अब ये बकेट मुझको माउंट करना है कहाँ, ओवर दी लिनक्स सिस्टम। विंडो पे माउंट करना है आपको, विंडो पे माउंट करना है, तो TNT ड्राइव क्या एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे माउंट कर सकते हो। अगर आपसे बोलता है इंटरव्यू में कि इंस्टांस पे बकेट माउंट करना पड़ता क्यों है, क्या उसका यूज केस है, वाई वी वांट टू माउंट बकेट ओवर द इंस्टांस, इंस्टांस पे बकेट माउंट करना कब पड़ेगा हमको आईटी में। हाँ सीधी बात है सर, इंस्टांस का डेटा ईवीएस का वॉल्यूम बहुत महंगा पड़ रहा है हमको, और ईवीएस पे आने वाला डेटा जो है एक्चुअल में टेराबाइट का डेटा राइट होता है पर मिनट में या पर सेकंड जो भी है। अब मेरी कंपनी चाहती क्या है कि हर 2 घंटे के बाद क्या कर दो डेटा को। ईवीएस वॉल्यूम का कॉस्टिंग कम करने के लिए ईवीएस का चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कंपनी करती क्या है, इंस्टांस के ऊपर बकेट माउंट करके दे कैन मूव डेटा ईवीएस टू S3 स्टोरेज, क्योंकि S3 क्या एक चीपेस्ट ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, जहाँ राइट तो करना नहीं मुझे बैठ के कुछ भी, बट डेटा रखने के लिए मेरे पास SSD डिस्क है नहीं। डेटा राइट करने के लिए हमेशा SSD जो डिस्क आती है मार्केट में किस काम में आती है, राइट ऑपरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो। जब डेटा रखना ही है खाली मुझे बस, तो फिर तो नॉर्मल डिस्क हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वो भी एक नॉर्मल डिस्क ही तो है ही है, और क्या है वो। तो उसके लिए फटाफट से एक मशीन सेटअप कर रहा हूँ जल्दी से, कौन सा, लॉग बहुत ज़्यादा बनते हैं, लॉग बनना तो प्रॉब्लम एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है। S3 कहता है मेरे पास लॉग अनलिमिटेड डेटा यू कैन स्टोर। तो लॉग राइट हम डायरेक्टली S3 पे नहीं कराएंगे, हम डेटा को बाद में मूव करेंगे। इनका मतलब क्या पता है, अगर तुमने अपाचे की लॉग फाइल डायरेक्टली S3 पे रख दिए, डायरेक्ट मतलब क्या, सीधा सीधा आपने माउंट पॉइंट बना दिया कि अपाचे के लॉग राइट कर दो MNT के अंदर। आपने अपाचे डॉट कॉम फाइल खोली, वहाँ लिख दिया क्या कि लॉग फाइल राइट कर दो MNT फोल्डर पे, वहाँ पे S3 ब्राउजर क्या माउंट हो रखा है, S3 बकेट। तो ये बात ठीक कर रहे हैं, कंपनी कभी भी डायरेक्टली माउंट पॉइंट पे राइट नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे आयोप्स बहुत स्लो मिलने वाले हैं आपको, तो एप्लीकेशन लॉग्स फेंकना बंद कर देगी, क्योंकि S3 प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। तो हमेशा लॉग राइट होता है किसके ऊपर, ईवीएस के ऊपर, बैर, हाँ। और बाद में हम एक काउंटर लगा देंगे हम लोग CP कमांड से, लॉग क्या होते हैं यहाँ से मूव
होते रहेंगे ऊपर से। ठीक है ना, तो डाउनलोडिंग अपलोडिंग होते रहेंगे आराम से, और राइट वहाँ होते रहेंगे। तो अलग से मैं एक सिस्टम काट रहा हूँ किसका, लिनक्स सिस्टम मेरे पास है अलग से एक 1 GB रैम का। और इस सिस्टम को मैंने क्या किया है, नाम दिया क्या, लिनक्स, लिनक्स सर्वर। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे फिर इसके बाद, हाउ टू नेबल वर्जन। तो थोड़ा सा मैं ना एक सिस्टम साइड में विंडो का सेटअप कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो बेस सिस्टम है ना उस पर S3 ब्राउजर प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं अलग से एक S3 ब्राउजर के लिए ना, क्योंकि वर्जनिंग सेटअप करने के लिए मुझे वो चाहिए, कंसोल जो इसका है रियल कंसोल, उसमें वर्जनिंग इनेबल नहीं हो पाती, ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। इनेबल कर सकते हैं बट डाउनलोडिंग की ऑप्शन नहीं है, रिस्टोर करने वाले ऑप्शन वहाँ पे ना। तो मुझे एक अलग से विंडो मशीन सेटअप करना पड़ेगा फिर। जब तक वो मशीन सेटअप हो रहा है लिनक्स का, यहाँ जाके मैंने एक जल्दी से विंडो का इंस्टांस सेटअप कर लिया। ठीक है भाई, तो पहले चलते हैं यहाँ पे हम लोग इन लिनक्स, इसका लॉगिन आईडी है EC2-user। लास्ट टाइम बकेट माउंट नहीं हो पा रहा था, अच्छा बीच में फील्ड हो गया था वो बाइनरी ना। तो मैं रूट में आ रहा हूँ पहले, रूट में आने के बाद एक बुक मार्क्स है मेरे पास, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है भाई क्या, यम इंस्टॉल GCC, ठीक है। हाँ भाई, यम इंस्टॉल, ये सब तो आई थिंक लास्ट टाइम हम कर चुके थे हम लोग, बट बीच में आके स्टक हो गया था ये। ये किसका रेडमी जो आ रहा है, तुम्हारा फास्ट है लग रहा है मुझे ना, क्योंकि ये नेट प्रॉब्लम कर रहा है यार। ये फास्ट है। तो पहला स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप है गिट क्लोन। तो पहले सिस्टम में गिट का RPM डालना पड़ेगा आपको, यम इंस्टॉल
हम इंस्टॉल गिट, गिट का पैकेज चलो है पहले से ऑलरेडी। उसके बाद एक रेपोजिटरी है इसकी फ्यूज पैकेज की, और इस पैकेज के अंदर जाओ और एक फाइल है कौन सी, AutoGenerate.sh। उसके बाद एक कमांड और है इसके अंदर, एक फाइल बिल्डअप हो गई अपने आप, किस नाम से, कन्फिग के नाम से फाइल बिल्डअप हो गई है। एक कमांड और रन करनी है आप, कौन सी वाली, कन्फिगर। उसके बाद एक कमांड है मेक, ठीक है। सोर्स कोड कंपाइल कर रही है आपकी, किसी भी ह्यूमन टेक्स्ट कोड को ना सिस्टम लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। अब सोर्स कोड क्या हो गया आपका पास, इंस्टॉल्ड हो गया। अब तुम्हें बकेट की जो क्रेडेंशियल्स है ना, जिस यूजर को आपने इसको अलाउ किया हुआ है, वो क्रेडेंशियल जो आपको लास्ट टाइम याद होगा, मैंने मैंने एक यूजर को एक्सेस दिया था ना, उस फाइल का नाम क्या था, ये वाले क्रेडेंशियल थे आपको लास्ट टाइम मैंने बिल्डअप किए थे। मुझे ये वाले क्रेडेंशियल जो होंगे, इस क्रेडेंशियल से मैं बकेट को माउंट करूंगा, तो मुझे इंस्टांस पे ये क्रेडेंशियल्स पास करने पड़ेंगे मुझे, कौन से वाले, एक फाइल बिल्डअप करनी पड़ेगी मुझे, किस नाम से, पासवर्ड, किस नाम से, h3fs। जब माउंट कमांड चलेगी ना तो क्रेडेंशियल्स यहाँ से उठाएगा ये, ठीक है। और यहाँ आके कॉलन लगा के आपको कौन से पासवर्ड, दो पासवर्ड थे, एक तो एक्सेस की और एक सीक्रेट की, ठीक है। ये स्टेप कहाँ लिखा हुआ है, हाँ, क्योंकि माउंट कमांड क्रेडेंशियल्स यहाँ से पिक करेगी। और जहाँ भी आपको माउंट करना है उस प्लेस में जाओ और एक कोई फोल्डर बिल्डअप कर लो आप, ठीक है। अब यहाँ के बताओ बकेट का नाम क्या है आपका, किस बकेट को माउंट करना चाहते हो आप लोग, कौन सा बकेट है, कि यहाँ नेटवर्क 55 नाम बकेट है, कहाँ माउंट करना है ये, कहाँ माउंट करना है, फाइल सिस्टम क्या है, फ्यूज। और इसकी एंट्री मार दो कहाँ जाके, ETC। कुल मिला के बैकएंड में क्या हो गया, एक ETC ऐप स्टेप फाइल में जाओ, और यहाँ क्या हो गया, ये एंट्री, तुम चाहते तो मैनुअल आके एंट्री कर सकते थे आप लोग। अब एक कमांड है क्या, बट बोल रहा है कि परमिशन प्रॉब्लम कर रही है उसके लिए, तो आपको इस वाली फाइल की परमिशन देनी पड़ेंगी आपको। अब देन क्या, माउंट आइपन, अब df-s से मालूम कर लो, अभी माउंट नहीं हो पाया क्या, फाइल का नाम ठीक लिया है मैंने, बकेट का नाम ठीक लिया है,
बकेट का नाम ठीक लिया है, किया नेटवर्क 50। प्रॉब्लम क्यों कर रहा है यार, ये कल ही माउंट नहीं हो पाया लास्ट टाइम भी ना। क्रेडेंशियल तो मैंने सही पास किए ना। ये वो परमिशन थी ना लास्ट टाइम दी थी मैनेजर को। मैं इसको एक बार चेक कर लूंगा दोबारा से, और अभी वैसे ये माउंट होना चाहिए प्रॉपर, तुम सेम स्टेप करना परफॉर्म अभी। ठीक है, फिर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम इसमें भी तो बताता हूँ मैं आपको। बट ये सेम स्टेप करना है आपको, और देन माउंट के बाद ना, अब जो भी डेटा है आपका, यहाँ से बैठ के आप लोग क्या कर दो, जो भी फाइल्स हैं आपकी जो करनी है आपको अपलोड, अब आप लोग यहाँ से बैठ के, अब सीपी कमांड से जो भी आपकी सिस्टम की फाइल्स हैं ना, उनको आप लोग मूव कर दो किसके ऊपर जाके, जो भी सिस्टम फाइल्स हैं आपकी। टेस्ट आपका माउंट पॉइंट बन गया है, ऐसा मानना है आपको, चल जाएगा पक्का ये। लेकिन तो टेस्ट पे आने वाली जो फाइल्स होंगी ना, वो राइट कहाँ पे होंगी, S3 के ऊपर राइट होंगी, क्योंकि S3 पे आपका वॉल्यूम क्या हो गया है, माउंट कर लिया बकेट आपने। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन थे, एक तो विंडो का माउंट पॉइंट और एक क्या, लिनक्स का माउंट पॉइंट। ठीक है, मैं आपको अभी एक रिकॉर्डिंग दूंगा जिसमें माउंट करके दिखाया मैंने पूरा, इसमें कुछ मैं मिस्टेक कर गया थोड़ा बहुत। उसके बाद टॉपिक क्या है अभी, नया टॉपिक क्या, हाउ टू इनेबल, क्या है, वर्जनिंग। वर्जनिंग एक्चुअल में ये इसका बेनिफिट मैं बता चुका हूँ आपको, कि ऑब्जेक्ट पे होने वाला कोई भी एक्शंस जो आपको श्योर नहीं था, एक्सीडेंटली हुआ आपसे, तो उस चेंजेस को आप अंडू कर सकते हो आप लोग, अगर आपने वर्जनिंग इनेबल किया है तो। ठीक है, कैसे करते हैं इस पे इनेबल वर्जनिंग को, देखो पहले विंडो मशीन पे जाके मैं S3 ब्राउजर सेटअप कर लेता हूँ। तो ये हम लोग विंडो सिस्टम में आ चुके हैं अपना, और विंडो सिस्टम में आने के बाद अब एक्चुअल पूरा कंसोल मैनेज यहाँ से कर रहे हैं बैठ के हम लोग। S3 पे होने वाले कोई भी एक्शंस है ना, हम यहाँ से परफॉर्म करेंगे। ये तो मैं ऐसा मानना है कि लैपटॉप डेवलपर का डेस्कटॉप मशीन है हमारा घर का अपना, जिससे बैठ के हम लोग S3 पे अपलोडिंग करना है, वर्जनिंग ऑन करनी है। कंपनी ने मुझे पासवर्ड दिया है जिसके थ्रू मैनेज करता हूँ बैठ के मैं। तो S3 ब्राउजर, TNT ड्राइव सब कहाँ इंस्टॉल्ड है मेरे पास, यहाँ इंस्टॉल्ड है पूरा। ठीक है, थोड़ा सा विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट फायरवॉल ऑन रहता है इसके अंदर, जो इंटरनेट कनेक्शन नहीं दे पाएगा आपको। तो आपको अमेजन की मशीन में ना फायरवॉल बंद करना पड़ता है विंडो पे जाके। तो यहाँ जाना आप लोग, और यहाँ जाके एक काम कर लेना, इसमें एक सिक्योरिटी ऑप्शन आ रहा है ये वाला, यहाँ जाके, नहीं इसमें फायरवॉल कहाँ आ रहा है, सिक्योरिटी पे जाओ ऊपर, यहाँ से आके आप लोग टर्न ऑफ, टर्न ऑफ।
हैं तो सब अपने लिए चलेगा कोई। तो ये सिक्योरिटी ना इंटरनेट एक्सप्लोरर की सिक्योरिटी है, हर वेबसाइट को ऐड करना पड़ता है इसके अंदर ना। नाम क्या था? S3 S3 ब्राउज़र डाउनलोड। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास क्या आ गया है, ये S3 आ गया मेरे ब्राउज़र मेरे पास। अब इससे बैठ के मैं जितनी भी मेरे पास वर्जनिंग ऑन करनी है, वेब होस्टिंग करनी है, सब यहाँ से बैठ के मैनेज कर सकता हूँ पूरा मैं। तो बट मुझे क्रेडेंशियल डालने पड़ेंगे वो वाले, जिस यूज़र से मैं ब्राउज़र को मैनेज करूँगा। ये कंपनी ने मुझे एक परमिशन दी थी, उस परमिशन से मैं बकेट पे परमिशन ले रहा हूँ। एक ये पासवर्ड था, एक एक्सेस की और थी ये वाली। तो यहाँ से बैठ के हम क्या कर पा रहे हैं बकेट को, अब यहाँ से पूरा काम हो पा रहा है बैठ के, यहीं से माउंट कर सकते हो जो भी करना है आपको। चलो, टॉपिक था वर्जनिंग का, बट याद रखना अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आपने ऑब्जेक्ट अपलोड करने के बाद वर्जनिंग इनेबल कर दी तो बेनिफिट नहीं है। वर्जनिंग काम करती है जहाँ से इनेबल करोगे ना, उस पॉइंट के बाद जो डेटा आएगा फिर उस पर काम करेगी वो। फिर आप जो डेटा अपलोड कर चुके हो ना, उसका वर्जन रिस्टोर नहीं कर सकते आप। जैसे आप पहले एक, हाँ पहले एक बार आप फाइल फाइल बिल्डअप कर लो। कहाँ पर सपोज करना, ये तुम्हारी फाइल है ABC नाम से, इसमें आपने कुछ भी लिख दिया इनिशियल डेटा और फाइल सेव कर दिया आपने। अब आपने अपलोड मारा, फिर फाइल को लॉस कर दिया तो रिस्टोर नहीं कर पाओगे आप लोग, क्योंकि आपने वर्जन इनेबल। तो एक काम करो, पहले यहाँ जाओ और यहाँ से क्या, एडिट वर्जनिंग पे जाओ और एक ऑप्शन आ रहा है क्या, इनेबल। अब इस बकेट के ऊपर वर्जनिंग क्या हो गई है, इनेबल हो गई है। यानी कि इस अब बकेट में आने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना, उस पर जितनी बार यू विल मॉडिफाई, यू विल अपलोड, ओवर राइट, हर स्टेट पे वर्जन क्या है उसका लॉक रहेगा। तुमने क्या किया, डेस्कटॉप पे गए तुम, और डेस्कटॉप पे से आपने ये वाली फाइल बकेट के अंदर अपलोड मार दी। कौन सी फाइल थी, ABC। फाइल क्या हो गई है, कल को तुमसे क्या हुआ कंपनी सेटअप में ना, तुमको मालूम नहीं था, तुमने कंपनी में क्या कर दिया, फाइल को, आपसे फाइल क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई, और सेम नाम की फाइल बकेट में तुमसे दोबारा क्या हो गई है, ओवरराइट हो गई। तुमको पता नहीं था कि पहले से बकेट में फाइल है कि नहीं है। तुमसे क्या हुआ देखो, दोबारा से फाइल क्या हो गई, ओवरराइट हो गई। कल को कस्टमर अगर इस फाइल को ओपन करता है ना, अगर अगर कस्टमर इस फाइल को ओपन करता भी है, कौन सी फाइल को,
तो इसमें लेटेस्ट कंटेंट क्या आएगा अभी, अगर मैं इस बकेट के ऑब्जेक्ट यूआरएल से इस डेटा को हिट मारता हूँ, कौन से को, दो तरीके काम करने के ना, यहाँ से काम कर सकता हूँ या तो या जो एचटी ब्राउजर है वहाँ से काम कर सकता हूँ मैं। तो एक ही फाइल है उसके अंदर अभी तो। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के इस यूआरएल से बैठ के देखो यहाँ से, या इस यूआरएल से बैठ के कहाँ से, अगर फाइल को ओपन करता हूँ मैं, तो अभी क्या परमिशन डिनाइड आ रहा है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पे ना परमिशन नहीं है। तो कहाँ जाओ, मेक पब्लिक कर दो। अब डेटा क्या आ रहा है इसके अंदर, बट तुम चाहते क्या हो, तो एक काम कर दो, कल को फाइल तुमसे लोकल सिस्टम में क्या हो गई है, सपोज दोनों काम हो गए, फाइल ओवरराइड हो गई एक तो हमसे, और हमसे उसका लोकल सोर्स क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। यानी लोकल फोल्डर में से फाइल क्या हो गई, सॉरी ये तो ओपन होगी फाइल, मुझसे क्या हो गया, लोकल फाइल भी क्या हो गई यहाँ से, ये फाइल लॉस हो गई मुझसे। अब यहाँ देखो इस फाइल के वर्जन आ रखे हैं यहाँ पे, यहाँ क्लिक करो और ये फाइल के वर्जन क्या हो रहे हैं सर, यहाँ पे ये मेंटेन हो रहे हैं फाइल के। अब इस वर्जन के बेस पे ना आप फाइल की डाउनलोडिंग कर सकते हो लास्ट वर्जन से बैठ के। जैसे तुमने बोला कि मुझे वर्जन चाहिए कौन सा वाला, इसके दो वर्जन में करंट फाइल यहाँ चल रही है अभी। अगर डाउनलोडिंग यहाँ से करोगे बैठ के तो क्या मिलेगा आपको, अगर इस वर्जन से डाउनलोडिंग करते हो फाइल को तो फाइल की स्टेट कहाँ मिल रही है आपको, डेस्कटॉप पे जाओ, फाइल डाउनलोड हो पाई क्या, डाउनलोड पे जाओ और डेस्कटॉप पे फाइल को सेव कराओ अपने को, कहाँ जाके, हाँ फाइल आ गई यहाँ पे ना, ये फाइल कहाँ गई उठ के, यहाँ आ गई ना फाइल। इस पर क्लिक करता हूँ मैं तो क्या आ गया इसके अंदर। अगर आपको फाइल का वर्जन क्या चाहिए, अगर फाइल का वर्जन करंट चाहिए आपको तो करंट फाइल तो यहाँ से बैठ के डाउनलोड कर सकते हो आप लोग ऐसे करके सीधा। लेकिन अभी ये फाइल रजिस्टर नहीं हुई है, ये फाइल आपको बस क्या मिली है, डाउनलोड होकर मिली है। S3 पे तो क्या है आज ही डेटा, S3 पे तो क्या हो रखा है, आज भी डेटा आपका ओवरराइड आ रहा है ना। अभी कस्टमर जो कर रहा है एंटरटेन, उसमें क्या आ रहा है, फाइल का स्टेट मॉडिफाई आ रहा है। अब कस्टमर ही चाहता है कि मेरा डेटा भी क्या रहे आपका, तो तुमने अभी रिस्टोर नहीं किया है, तुमने किसी वर्जन से डाउनलोड किया है। तो इसमें एक ऑप्शन था क्या, देखो कि तुम फाइल की स्टेट करंट क्या चाहते हो, अभी अभी फाइल की करंट स्टेट क्या है, वर्जन 2 है। इस पर राइट क्लिक करो, एक ऑप्शन आ रहा था आपको याद होगा। अब रीस्टोर करते क्या हो जाएगा, बट बोल रहा है ये वाला फीचर क्या नहीं है आपके फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है। जैसे ही मैं यस करूँगा ना, वो उसमें अवेलेबल नहीं है फीचर इसका। बट कहने का मेरा मीनिंग क्या है कि S3 के ऊपर भी इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, रीस्टोर रीसेट हो जाएगी। अभी क्या हो पा रहा है, आपको पुराना डेटा चाहिए ना तो पहले पुरानी स्टेट से डाउनलोडिंग करनी पड़ रही है आपको, और मैं चाहता क्यों डाउनलोड ही ना करने पड़े मुझे, S3 के ऊपर ही डेटा की स्टेट क्या हो जाए, पुरानी वाली हो जाए अपने आप। तो एक है रीस्टोर, एक है डाउनलोड, दोनों में फ़र्क है। रीस्टोर में S3 के ऊपर ही ऊपर फाइल रहेगी मेरी, और लेकिन फाइल की स्टेट क्या हो जाएगी अपने आप, पुरानी स्टेट ही करंट स्टेट बन जाएगी। जब मैं इंटरटेन करूँगा फाइल को तो लिखा आ जाएगा इनिशियल स्टेट। हाँ, बट वो प्रो वर्जन में क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको S3 ब्राउज़र का इंटरप्राइज लेना पड़ेगा। काफ़ी लिमिटेशन है इसके अंदर भी, कुछ ही ऑप्शंस काम करते हैं, बाकी कुछ ऑप्शन काम नहीं करते हैं इसके अंदर।
बट उसमें ड्रॉबैक है ना, फिर आपको डेटा डाउनलोडिंग रिट्राइवल चार्ज देना पड़ेगा आपको, वो सब अभी पढ़ेंगे देखना अभी, क्योंकि S3 पे रिट्राइवल कॉस्ट होती है, देखते हैं अभी। हाँ, बैंडविड्थ काउंट काउंट करेगा उसकी। S3 ब्राउज़र से आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें प्रो वर्जन में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, इसलिए अदरवाइज तो पैसे परचेज कौन करेगा फिर उसको फिर। हाँ, तो टॉपिक क्या था, हाउ टू इनेबल वर्जनिंग। अब बात करते हैं हाउ टू होस्ट वेबसाइट ऑन S3 स्टोरेज। क्या, हाउ टू होस्ट वेबसाइट ऑन S3 स्टोरेज। करें स्टार्ट ना। तो वेबसाइट का मतलब है कि आप अपनी बकेट में डेटा कर दो पहले अपलोड। तो हम एक काम कर लेते हैं, मेरी जो वेबसाइट है अभी ना, कुछ मेरे पास HTML पेज पड़े हुए हैं, इंडेक्स पेज वगैरह। तो इंटरनेट से काफ़ी वेबसाइट्स के सैंपल मिल जाते हैं आपको, उनको उठा के सीधा मार दो अपलोड बकेट के अंदर जाके बस। ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, पहले कुछ इंटरनेट से ना, पहले कुछ वेबसाइट के बने बनाए सोर्स कोड जो है ना, वो उठा लेते हैं पहले। कहाँ जाके, और याद रखना वर्जनिंग कभी भी डिलीट नहीं होती है, जिसकी वर्जनिंग बन चुकी है ना, मतलब वर्जनिंग को तुम सस्पेंड कर सकते हो कि अब आगे आने वाले ऑब्जेक्ट पे क्या ना हो वर्जनिंग। वर्जनिंग को डिलीट नहीं कर सकते तुम, या तो सस्पेंड कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। जैसे अगर आप चाहते हो जो ऑब्जेक्ट आएंगे उन पे वर्जनिंग नहीं करवानी मुझे, तो यहाँ से इसको बंद कर दो खाली बस। लेकिन जो ऑब्जेक्ट की वर्जनिंग बन चुकी है ना, वो तो क्या रहेगी, आज भी मेंटेन रहेगी। तो पूछा था इंट्रो में कि वर्जनिंग को डिलीट कर सकते हैं, वर्जनिंग इनेबल कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, बट डिलीट नहीं कर सकते। कौन सा वाला, ये वाला वर्जन, ये आप करते हो, अगर करते हो आप लोग मैन्युअली तो ठीक है, अच्छी बात है। बट ऐसा मत सोचना कि वर्जनिंग डिसेबल करने से ऑटोमेटिक क्या हो गया, वर्जनिंग खत्म हो गई है। अब मैनुअली करना चाहते हो आप लोग, तो चीज़ पॉसिबल है फिर वो, नहीं समझे। अगर करना चाहते हो आप लोग मैनुअली तो पॉसिबल है, बट ऑटोमेटिकली पॉसिबल वो नहीं है। ठीक है। अब मैं चाहता कि उस बकेट को, मैं इस बकेट में अपनी कंपनी की वेबसाइट जो है ना, उसकी होस्टिंग चाहता हूँ। मेरे पास कोई अलग से वेब सर्वर नहीं है, मेरी कंपनी की स्टैटिक वेबसाइट है, HTML वेब पेज है, CSS के वेब पेज है मेरे अपने। तो S3 कहता है कि ब्राउजिंग आप इंटरटेन कर सकते हो आराम से बैठ के, कोई भी कंपनी विदाउट हैविंग बैलेंस, विदाउट हैविंग द अपाचे वेब सर्वर, OS की मेंटेनेंस, OS की हाई अवेलेबिलिटी के बिना भी कंपनियों में काफ़ी वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ पर सिर्फ स्ट्रीमिंग हो रही है बैठी खाली बस, वीडियो डाउनलोडिंग होती हैं, पेज सर्व होते हैं खाली बस, जहाँ राइट ऑपरेशन नहीं होता, जहाँ हाई ट्रांजैक्शन नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, कोई भी पेटीएम ये सब नहीं है, खाली बस ट्रैफिक सर्व होना है खाली बस। जितनी भी ई-कॉमर्स की वेबसाइट हो गई जहाँ पे बस क्या करते हैं हम लोग, हाँ, जितने भी स्टैटिक वेब पेज हैं सब कहाँ से सर्व होते हैं, वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या उनके लिए बेटर सॉल्यूशन माना जाता है। तो मेरी कंपनी का भी एक वेब पेज है, सपोज करना मैंने कुछ बनी बनाई जो टेम्पलेट है वेबसाइट की, वो लाइव दिखाने के लिए आपको मैंने कहाँ से उठा ली, यहाँ गया मैं गूगल पे, और यहाँ से मैंने क्या, HTML क्या वेबसाइट टेम्पलेट। तो काफ़ी वेबसाइट्स हैं, यहाँ से उठा लेते हैं हम लोग चल के, ठीक है। इसमें कोई सिक्योरिटी है यार, वो मालूम नहीं चल पाई कहाँ से होती है इनेबल। तो यहाँ से आप लोग एक काम कर लो,
कुछ वेबसाइट्स के वेब पेज पड़े हैं इसके ऊपर ना। यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं जो पड़ी हुई हैं इसके ऊपर। यहाँ से कोई भी एक वेबसाइट हटा लेते हैं हम लोग बनी बनाई। हम्म, कुछ टेम्पलेट है वेबसाइट के, वो कॉपी कर लेते हैं हम लोग। गूगल क्रोम यूज कर लें। कहाँ आ गया वो? तो यहाँ से एक ऑप्शन ऑन करना है, बस आपको बंद करना है। ये आ रहा ना? ठीक है। तो यहाँ से एक HTML क्या, वेबसाइट फ्री डाउनलोड। यहाँ काफ़ी सैंपल पड़े वेबसाइट के, HTML की, CSS वगैरह के। तो कोई भी एक सैंपल यहाँ से उठा लेना आप लोग। सपोज मैंने कौन सा वाला, ये सैंपल जो था ना, ये डाउनलोड कर लिया मैंने। ठीक है, यहाँ गया मैं, ये जिप फाइल है, तो इसको फिर क्या किया मैंने, यहाँ से ओपन किया, ये आ गया पूरा फोल्डर भाई है। ये यहाँ आ गई पूरी फाइल्स। ये कैसी वेबसाइट है, बस डाउनलोड करो।
ये आ गया बंडल आपका, ठीक है ना। अब इसमें एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं होगा ना, एक्सट्रैक्ट ऑल कर दो इसको। लेकिन इसमें HTML पेज तो है नहीं ना, ये तो नॉर्मल। अच्छा, इसमें पड़े हुए हैं कहाँ? काफ़ी बड़ी वेबसाइट है ये ना, तो कुछ छोटी वेबसाइट देख लें मिल जाए तो। एक दो सैंपल और थे इसके पास। ये उठा लेते हैं हम लोग, इसकी डाउनलोडिंग कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे आ गई है ये ना, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये डेस्कटॉप पे फोल्डर बन गया है, कौन सा वाला? गुड वेब नाम से ना। अब करना है खाली आपको बस, अब ब्राउज़र पे आना है आपको, एससी ब्राउज़र पे आना है पहले। ये आपका ब्राउज़र था ना। अब बकेट पे जाके राइट क्लिक कर दो बस, जिस पे आपको वर्जनिंग ऑन करनी है पहले। सपोज ये तो मैंने यहाँ से डेटा लॉस कर दिया पूरा इसके अंदर से, तो ठीक है। यहाँ से बड़े आराम से आगे अपलोड क्या फोल्डर, कौन सा फोल्डर है वो? इसके अंदर जितने पेज पड़े हुए हैं ना, सबको मार दो अपलोड, ऐसे करके क्लिक करके एक बार में ही। डेटा क्या हो गया इसके अंदर अपना, अपलोड हो गया पूरा डेटा। अब इसमें कुछ फाइल और थी इसके अंदर, तो कहाँ जाओ, अपलोड फाइल पे जाओ। ये फाइल पड़ी थी इसके अंदर, तो जितनी फाइल थी ना, जितनी फाइल थी सबको यहाँ से बैठ के, तो ये डेटा आपका कहाँ जा रहा है अभी अपलोड हो गए, इस बकेट में डेटा आ रहा है आपका, ठीक है भाई। डेटा क्या हो गया, अपलोड हो गया। अब वेबसाइट का कॉन्फ़िगरेशन तुम यहीं से इनेबल कर सकते हो वैसे तो, ये ऑप्शन आ रहा है क्या इसमें, एडिट वेबसाइट, यहाँ पे क्लिक करो। पूछ रहा है कि वेबसाइट का बताओ, वेबसाइट का इंडेक्स पेज कौन सा है आपका, वेबसाइट का क्या नाम है? मैं चाहता हूँ ये मेरा होम पेज है, और बोल रहा साहब सर ये तुम्हारी वेबसाइट का एक DNS पॉइंट है, तो कहते हैं डोमेन तो हमारा होगा। बाय डिफॉल्ट बकेट का यूआरएल दे रहा है आपको, उस यूआरएल को आगे चल के हम लोग अपने डोमेन से मैप करेंगे। बट अभी जब तुम वेबसाइट ओपन करोगे ना, तो आप इस नाम से ओपन करोगे वेबसाइट को, इस नाम से। जब तक तुमको DNS नहीं पता है इसके बारे में अभी, तो DNS आने के बाद मैं इसकी, इस यूआरएल की होस्टिंग अपने वेबसाइट का जो नाम होगा मेरा, उसके साथ मैप कर दूंगा मैंने इसको ओके किया अभी, ठीक है। अब तुम इंटर अब जो भी आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर बना हुआ है, अब तुम बड़े आराम से बैठ के एक काम कर सकते हो। जो भी आपका ब्राउज़र था इसके अंदर, अभी ब्राउज़र पे जाओ, और दोबारा क्या, यहाँ से बैठ के आप लोग कौन सा यूआरएल, कौन सा यूआरएल, यहाँ से बैठ के आप लोग उसको हिट मारो, और क्या लिखा रहा है, अभी आपके ऑब्जेक्ट जो है ना, वेबसाइट की कंटेंट है वो क्या नहीं, पब्लिकली नहीं है। देखो यहाँ से ना कर पाओ मैनेज ना, तो एक तरीका और था, आप सीधा जो आपका ब्राउज़र है, मेन कंसोल जो है ना, यहाँ से आके भी तुम वेबसाइट की वो ऑन कर सकते हो। ये आपका क्या था, बकेट था, इसकी प्रॉपर्टी में जाना, और यहाँ पे ऑप्शन था इसका वर्जनिंग का, वर्जनिंग तुम यहाँ से चाहो तो बंद कर सकते हो। और सेम यहाँ पे क्या है, एक वेबसाइट का है, बोला ये आप ऑन कर चुके हो ऑलरेडी, किस नाम से, ये आपका वेब पेज है, होम पेज, और ये क्या है वेबसाइट का यूआरएल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपके वेब पेज क्या नहीं है पब्लिकली अभी। लेकिन बात ये आती है सर कि इतने वेब पेज इसमें पड़े हुए हैं अभी, किसके अंदर,
इसमें इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, अब इस पेज को पब्लिक करना क्या नहीं ऐसे पॉसिबल बार बार नहीं है। तो एक टॉपिक थोड़ा बीच में आ गया अभी, क्या, कौन सा? देखो अगर मैं एक पेज को जाके पब्लिक कर भी देता हूँ, सपोज करना, कौन से पेज को पहले, कौन सा पेज था, मेन पेज ये था ना, अगर मैं इस पेज को जाके पब्लिक कर भी दूं, तो कम से कम क्या होगा, मेरी वेबसाइट, कौन सा था यूआरएल, नहीं मेरी वेबसाइट का यूआरएल क्या था, कैसे मालूम करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाओ और यहाँ जाओ, ये था आपका यूआरएल वेबसाइट का, ये तुम्हारी वेबसाइट का यूआरएल है, इसको यहाँ पेस्ट मारो। अब होम पे चल रहा है इसका वेबसाइट का, लेकिन होम पेज के साथ में जो और पेज लिंक है ना, वो क्या नहीं हो पा रहा है सर, नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि होम पेज पे तो पब्लिकली कंटेंट दिख रहा है, बट जो इसका होम पेज जो बैकएंड लिंक कर रहा है पेजों को, HTML लिंक को, वो ओपन नहीं हो पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ये कंसेप्ट मालूम हो क्या पहले, बकेट पॉलिसी, वैसे IAM का पार्ट है ये, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, मुझे वो प्रैक्टिकल खत्म करना है पूरा, क्योंकि अभी आपके वेब कंटेंट क्या नहीं हो पा रहे, सर्व नहीं हो पा रहे। तो मैं एक पॉलिसी राइट करूंगा कि जितने जितने मेरे वेब पेज पड़े हुए हैं, इसके लिए रीडेबल ऑप्शन ऑन कर दो, मतलब इसके लिए गेट ऑपरेशन अलाउ कर दो, खाली बस पेज में कंटेंट राइट कोई ना कर पाए, बस डाउनलोड ही सब कर पाए। हाँ सर, तो मुझे इसके लिए एक पॉलिसी राइट, दो तरीके हैं, या तो मैं मैनुअली बैठ बैठ के डेली जितने पेज पड़े हैं इसके अंदर सबको पब्लिक करूँ। वेबसाइट की लैब खत्म हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं करना, आपको दो काम करने हैं, बस कंटेंट अपलोड करना है और एक होम पेज डिफाइन करना है, बस लैब क्या हो गई, खत्म हो गई है। और प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अभी जो HTML पेज है मेरे पास ज़्यादा पड़े हुए हैं अभी, तो उसकी वजह से क्या नहीं हो पा रहा है, कंटेंट गेट नहीं हो पा रहा। तो आप एक काम कर लो, कहाँ जाओ, बकेट पॉलिसी S3, या इनके पास एक बकेट, या इनके पास एक क्या आता है बकेट पॉलिसी, AWS पॉलिसी जनरेटर टूल देता है आपको एक बना के। ये बच्चों को पॉलिसी लिखना नहीं आता बैठ के, क्योंकि पॉलिसी की लैंग्वेज जैसन होती है। अब जिसको पॉलिसी लिखना नहीं आता बंदे को, वो क्या करे, इसको बताए पहले कि पॉलिसी किसके लिए यूज करनी है आपको पहले। अब बताए पॉलिसी का प्रिंसिपल कौन है, मतलब हु वांट टू यूज पॉलिसी, मतलब इस पॉलिसी को कौन यूज करना चाहता है। तो मैंने बोला इनोनिमस, जितने बंदे आना चाहते हैं सब इसको क्या कर पाए, गेट। तो इनोनिमस क्या है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, ऑल यूजर्स क्या कर सकते हैं इसको। अब बताओ क्या क्या कर पाए इसके ऊपर, सिर्फ क्या कर पाए, बस कोई भी यूजर आके क्या कर पाए, ऑब्जेक्ट को, हाँ बंदा, आप जब पढ़ाऊंगा पॉलिसी वहां पे तो बहुत अच्छी पॉलिसी राइट करेंगे हम लोग, बट अभी खाली बस क्या बोला है मैंने, कोई भी यूजर आके किसके ऊपर बताओ। अब बताओ कौन सा बकेट है आपका, बकेट कौन सा है, ये बकेट है, इस बकेट का एक ARN नंबर है अपना, क्या है, अमेजन रिसोर्स नेम बोलते हैं इसको। मैं इसका ARN नंबर यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ जाके मैंने बकेट का ARN नंबर क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया। हर एक रिसोर्स का अपना क्या होता है, ARN नंबर होता है, अमेजन रिसोर्स नेम, मतलब हमने जो नाम दिया ना कि यार नेटवर्क 15, ये हमारा अपना नाम है, बट अमेजन ने बैकएंड में इसको एक लॉजिकल नाम दिया है, क्या, ये वाला नाम दिया है इसको। और मैंने बोला कि ये पॉलिसी इसके अंदर के जितने ऑब्जेक्ट हैं सब पे क्या हो, इनहेरिट हो, ठीक है। और कहाँ जाओ, ऐड और जनरेट, ये पॉलिसी क्या हो गई, बिल्डअप हो गई है। साफ साफ बोल रहा है एक्शन क्या है, S3 ऑब्जेक्ट, एक्शन में क्या लिखा है आपने, अलाउ है, किसके ऊपर, इस बकेट के अंदर के ऑब्जेक्ट पे कोई भी बंदा आके गेट कर सकता है। तो मैंने इस पॉलिसी को यहाँ से कॉपी किया है, और पॉलिसी कॉपी करने के बाद इस बकेट पे गया मैं, कहाँ, इस बकेट पे गया, और कहाँ जाके, यहाँ गया मैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक, सॉरी, परमिशन में गया मैं, क्या आ रहा है इसके ऊपर, एक बकेट पॉलिसी पे आके मैंने वो पॉलिसी यहाँ लाके कर दी है, वो पॉलिसी यहाँ लाके मैंने पेस्ट मार दी, और
सेव कर दिया, पॉलिसी क्या हो गई, जैसी पॉलिसी सेव हुई ना तुरंत क्या बोल रहा है वो कि तुम्हारा बकेट क्या हो चुका है अब, यानी इस बकेट में आने वाला हर एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया है अब, पब्लिकली हो गया है। आप इस ब्राउज़र से ना यूज़ करके आप चाहो तो ये काम यहाँ से बैठ के भी कर सकते थे आप लोग, किसके थ्रू, जो आपका एस ब्राउज़र था ना, यहाँ भी ऑप्शन था किसका, यहाँ जाते आप लोग, किसका ऑप्शन था, एडिट बकेट, तो जो पॉलिसी आपने वहाँ पर सेव की थी ना वो कहाँ पे आ गई अपने आप, नहीं समझे, काम कहीं से कर लो बैठ के, कहीं भी दिख रहा है आपको, क्लियर। अब बेनिफिट क्या हो गया लेकिन, अब जो मेरी वेबसाइट थी ना, अब वो प्रॉपर क्या हो पा रही है देखो, हाँ, अब लेकिन मेरी कंप्लीट वेबसाइट क्या हो रही है सर जी, S3 से सर्व हो पा रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अभी भी थोड़ी इसकी, कि अभी इसका जो नाम है वो क्या रहा है, तो मैं आगे चल के कर रहा हूँ फटाफट से इस नाम को ना, जब पढ़ाऊंगा मैं आपको DNS सर्वर, तो मैं इस नाम की एंट्री कर दूंगा फटाफट से किसी साथ में, कि रियल में जो हिट आएगी ना, वो उसकी हिटिंग किस पे आएगी, किस पे आएगी, क्या नेटवर्क क्लाउड डॉट, यूजर जो ट्रैफिक सेंड करेगा ना वो इस नाम पे करेगा ट्रैफिक सर, और बैकएंड में DNS क्या करेगा, उसकी मैपिंग करता है फटाफट से कहाँ पे जाके, इस नाम के ऊपर, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, चलो, ये टॉपिक था आपका क्या, हाउ टू होस्ट वेबसाइट ओवर द S3। बकेट पॉलिसी चैप्टर आगे आएगा अभी IAM के अंदर, बट अभी थोड़ा सा मैंने जितने मेरे कंटेंट थे उसको पब्लिकली डिफाइन करने के लिए मैंने क्या कर दिया था, एक पॉलिसी के थ्रू मैंने पब्लिक कंटेंट बिहेव करा दिया है बस, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बात करते हैं हम लोग, टॉपिक का नाम क्या है अब, कि यार मैंने बकेट डिलीट मार दिया पूरा, ठीक है, कि यार नेटवर्क 55, तो बकेट क्या हो रहा है यहाँ से अब, डिलीट हो गया, ठीक है। करें स्टार्ट, हाँ भाई, ठीक है, चलो, टॉपिक का नाम है आपका S3 क्लासेस। प्रैक्टिकल बहुत कुछ नहीं है इसके अंदर, बस बकेट बनाओ, डेटा अपलोड करो, माउंट कर लो, ब्राउजर से यूज कर लो, अपलोडिंग कर दो बस, ठीक है। वहीं से खेलना है बैठ के, बस आपको राइट क्लिक करना है और जो ऑप्शन आ रहे हैं उन पे आपको चेक लगाना स्टार्ट कर देना है। अभी जब इसकी जो कॉस्टिंग की बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी, तो क्लासेस और कॉस्टिंग को लेकर ना बात कर लेते हैं। जैसे EBS में क्या आता है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर IOP ज़्यादा चाहता है कि वो राइटिंग स्पीड कम चाहता है कि थ्रूपुट ज़्यादा चाहता है, उसके अकॉर्डिंग क्लास सेलेक्ट कर रहे थे हम लोग। सेम कहता है S3, कौन कहता है, S3 कहता क्या है, यार डेटा कस्टमर से पहले पूछो कि उसका जो डेटा है ना, अगर एक्सेस ज़्यादा होता है तो थोड़ी सी कॉस्ट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, अगर एक्सेस कम होता है तो कॉस्ट कम आएगी। लेकिन एक कस्टमर को बता रहा हूँ साफ साफ, बोलता है S3 कहता है कि मैं कस्टमर से पहले ही बोल दे रहा हूँ कि हमारी 2 क्लास हैं, अगर तुमने गलत क्लास ज्वाइन कर ली तो कॉस्टिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्लास जब इनके पास नहीं थी ना तो प्रॉब्लम क्या थी पता है, जब इनके पास क्लासेस नहीं थी अब लेवल S3 के अंदर, तो जब एक ही क्लास में सब लोग डेटा अपलोड करते थे ना, तो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जो कस्टमर का डेटा 24/7 ओपन हो रहा है वो भी पैसे बराबर दे रहा है, और एक कस्टमर जिसका डेटा साल में ओपन होता है, 2 साल में ओपन हो रहा है, या दिन में 4 से 5 बार सिर्फ क्या हो रहा है, डेटा एक्सेस हो रहा है, वो भी पैसा बराबर दे रहा है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो इन्होंने क्या कर दिया कि पहले इन्होंने क्या कर दिया, डेटा क्लास चेंज कर दी,
कि एक्सेस फ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा होगा उसकी क्लास ये होगी, उसकी कॉस्टिंग इतनी आएगी, और इनफ्रीक्वेंट एक्सेस जो डेटा होगा उसकी क्लास ये होगी, उसमें कॉस्टिंग इतनी आएगी। तो लोग कहते हैं गलती से डेटा हमने इनफ्रीक्वेंट, कस्टमर ने पैसा बचाने के चक्कर में जानबूझ के, एक जूस दिया यार, जूस मिक्स जल्दी लेके आना, ठीक है, 2 ग्लास मिक्स, एक बनाना शेक। अब सुनो एक बार ध्यान से, इन्होंने सीधी बात है, इन्होंने एक लाइन बोली है आपसे कि हमारे पास 2 क्लास अवेलेबल हैं, एक तो कौन सी क्लास, स्टैंडर्ड, और एक क्लास और है हमारे पास, है तो स्टैंडर्ड, लेकिन स्टैंडर्ड आईए है। आईए का मतलब होता है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। डेटा की हाई अवेलेबिलिटी, लेटेंसी सब में बराबर है, मतलब डेटा सिक्योर सब में है, डेटा की कॉपी सब में बराबर बनेंगी, लेकिन इस क्लास में अगर इस क्लास में डेटा की सब जितनी कॉस्टिंग है ना, अगर 100 रुपये आती है 1 टेराबाइट का डेटा, कितना, ये कहता है कि मैं उस डेटा की कॉस्टिंग आपसे क्या लूंगा, 50 रुपये लूंगा। तो लोग कहते हैं कस्टमर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस भी जाएगा, पक्की बात है ये तो, क्यों, जब यार 50 टेराबाइट 1 टेराबाइट का डेटा एक महीने में रखते हैं ऊपर था स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड क्लास पे, तो 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, और उतने डेटा के मुझे 50 रुपये देने पड़ रहे हैं कहाँ पे, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में। तो कस्टमर्स के लिए बेस्ट क्या है, 50 रुपये बेस्ट है। लेकिन इसमें क्या है, ये 100 रुपये जो है ना, इसमें देर इज नो एडिशनल, क्या, इसमें रिट्राइवल जो है ना अलग से नहीं है, किसके अंदर, इसमें। लेकिन इसमें आपने एक काम और है, इसमें 50 टेराबाइट का डेटा, तो सॉरी 50 रुपये तो डेटा कम से कम रखने के हैं बस। अगर उस डेटा को तुमने फिर एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें रिट्राइवल पर जीबी क्या है, इसके अंदर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में एक फायदा, एक बस प्रॉब्लम है कि एडिशनल पर जीबी डेटा उठाओगे, रिट्राइवल करो, डेटा रिट्राइव करोगे आप लोग पर जीबी, तो उसका बिल अलग से देना पड़ेगा। जबकि इसमें क्या है, तो यार कस्टमर के लिए, कस्टमर को क्या पता, जब मैंने आपसे एक लाइन बोली है कि इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का मतलब हो गया, जब आपको पक्की मालूम है बात कि ये डेटा पूरे महीने में ये ऑब्जेक्ट 1 से 2 बार क्या होते हैं बस ओपन होते हैं, तो इनके लिए ये वाली क्लास क्या नहीं है फिर, बेस्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट 1 से 2 बार सिर्फ क्या होता है पूरे मंथ में एक्सेस होता है, तो उस केस में क्या बेस्ट है आपके लिए, जब आपको पता है कि रिट्राइवल बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, नाम ही क्या है इसका, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंट एक्सेस। इसमें क्या है, जब आपको लगता है कि नहीं 24/7 डेटा मेरा क्या होता है, सर्व होता रहता है अलग से, मतलब इंटरटेन डेटा 24/7 चलेगा, स्ट्रीमिंग होगी, डाउनलोडिंग होंगी, तो कस्टमर को पर जीबी एडिशनल ना पे करना पड़े, तो वो कहाँ जाएगा फिर, ठीक है, नहीं समझे क्या, हाँ भाई, देखो तुम्हारी वेबसाइट है, अब वेबसाइट तो 24/7 क्या होगी, एक्सेस होगी। अगर लगता है कि वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसे वेब पेज हैं जो आपके मंथली ओपन नहीं होते, मंथली रिट्रैवल नहीं चलते, तो उनकी जो कॉस्टिंग है, अभी आप अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड पे कर रहे थे ना आप लोग, स्टैंडर्ड में जो अमाउंट लेता है ना वो रिट्राइवल देख के सब कुछ बना के स्पेस कॉस्टिंग, रिट्राइवल कॉस्ट लगा के बिल लेता है आपसे। जबकि इसमें बिल जो आता है ना आपको, वो सिर्फ डेटा रखने का बिल आता है। इसमें इसमें एड ऑन बिल कब आएगा, जब तुम रिट्राइवल करना स्टार्ट करोगे।
जब आपको पता था कि रिट्रायबल ज्यादा नहीं होगा, रिट्रायबल इतना नहीं है कि कॉस्टिंग यहाँ पहुंचेगी, तब भी बेनिफिट मतलब इससे कम है, इससे मतलब रिट्रायबल करूंगा ना तब भी मैक्स टू मैक्स कितने रुपए बनेंगे, तब भी कितना हो रहा है, 75 हो रहा है। मतलब मंथ में रिट्राई करूंगा अभी ना, तो उसका बिल लगा के कितना बन रहा है, तब भी मैंने कंपनी के 25 रुपए सेव कर लिए मैंने, किसके थ्रू, अगर मैं उस डेटा को यहाँ रखता ना तो 100 था, बट मैंने उस डेटा को कहाँ रख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि स्टैंडर्ड क्लास में जो 100 रुपए आ रहे हैं ना, 100 रुपए में रिट्रायबल चार्ज ले रहा है वो, बट इतनी बार मुझे रिट्राई मुझे करना नहीं है। 100 रुपए में कहता है वो कि देखो रिट्रायबल की लिमिट, ऐसा भी नहीं, देखो यहाँ भी लिमिट है एक इसकी, स्टैंडर्ड में भी एक लिमिट होती है, वो कहता है बेस टाइम में आपको इतना दे रहा हूँ, आप 100 GB डेटा को रिट्राइव कर लो, अलग से कोई चार्ज आपको मिलने वाला। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे पता है कस्टमर कभी फाइल मांगेगा तो देनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं देनी पड़ेगी। जब मंथली रिट्रायबल बहुत कम होने वाली डेटा है, तो जिसकी कॉस्टिंग कंपेयर टू यहाँ ज़्यादा होने वाली है, अगर रिट्राइव हुआ भी तो 20-30 रुपये और देने पड़ेंगे, तब भी कंपनी कम से कम 25 रुपये सेव कर पा रही है कंपेयर टू स्टैंडर्ड क्लास। लेकिन दोनों में हाई अवेलेबिलिटी बराबर है, डेटा की कॉपी मोर देन क्या होगी बैकएंड में, 3 मनी क्लास कोई भी ले लो आप लोग, ठीक है, सिर्फ दोनों में एक फर्क क्या है बस, दोनों में सिर्फ एक फर्क है, एडिशनल कॉस्ट क्या है बस, रिट्रायबल चार्ज है अलग से खाली बस। उसके बाद एक क्लास और है इनके पास, कौन सी, कि सर मुझे स्टैंडर्ड से इनफ्रीक्वेंट एक्सेस से और सस्ती क्लास चाहिए मुझे, क्यों, डेटा की कॉपी इन हाउस बनी है मेरे पास, मुझे 3 कॉपी मेंटेन नहीं करनी डेटा की, डेटा मेरा इतना सिक्योर नहीं है, क्योंकि उसका बैकअप मेरे पास इन हाउस क्या हो रखा है, रखा हुआ है, अगर अमेजन की इंफा से लॉस होता भी है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे डेटा इंटरनेट पे पहुंचाना है, किसी और को देना है। तो एक क्लास और है इनके पास, कौन सी, कौन सी, वन जॉन आइए, मतलब इनफ्रीक्वेंट तो है ये भी कैसी है, ये भी इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, बट इसमें एक प्रॉब्लम और है, क्या वन जोन है, वन जोन मतलब क्या होता है कि डेटा जिस रीजन में प्लेस करोगे वो कॉपी किसी एक ही अवेलेबिलिटी जोन में राइट होगी बस। इसका मतलब डेटा की हाई अवेलेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पे, 95 हो गई है, और यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, नहीं समझे, और तो कम तो है, 99.95 है ना, हाँ, तो हाई कम हो गया ना फिर, तो ऑब्वियसली बात है, सीधा आप ठीक कह रहे हो, बट मैंने 95 कर दिया है, इसका मतलब क्या, हाई एबिलिटी कम है, एक ही क्या है डिजास्टर रिकवरी, एक ही एबिलिटी जोन क्या है, ऊपर वाला तो सॉरी, ऊपर वाला तो क्या होगा, ऊपर वाला तो 90 क्या होगा, 99 होगा, ठीक है। तो सपोज करना मैं 1 टेराबाइट का डेटा कहाँ रखता हूँ पहले, कहाँ चलते हैं S3, तो लोग कहते हैं डिफाइन कहाँ करते हो आप लोग की क्लास कौन सी है, आपने काफ़ी टाइम देखा भी होगा, जब मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ अपलोड, आपको याद होगा, तो वहाँ आपसे पूछता है वो, जब आप ऑब्जेक्ट करते हो आप अपलोड, तो ऑब्जेक्ट को अपलोड करते टाइम पे आपसे पूछता भी है वो, जैसे आपने एक बकेट बनाया पहले किस नाम से, आपने एक बकेट सेटअप किया, और आप डेटा जब करते हो अपलोड, तो आपने ध्यान दिया होगा वो आपसे पूछता भी है कि ये फाइल, सॉरी मैंने डायरेक्टली कर दिया उसको किस क्लास में, आप थोड़ा सा यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको, जब डेटा करते हैं हम लोग अपलोड, हम लोग तो हमसे पूछता है ये कि डेटा आपको किस क्लास में रखना है अपना, कैसे देखो, ये फाइल सपोज करना, यहाँ पे क्या करो आप लोग, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, बाय डिफॉल्ट डेटा कहाँ जा रहा है आपका, अगर आप कहाँ जाना चाहते हो आप लोग, साफ साफ बोल रहा है कि कितना है इसके अंदर मोर देन, और वन जोन में कितना है खाली बस एक कॉपी है, अभी और भी क्लास हैं, बट पहले 3 क्लास काम की है, कौन कौन सी, पहले स्टैंडर्ड, इनफ्रीक्वेंट और वन जोन, ठीक है। तो आप क्लास चेंज कर सकते हो बाद में भी, अगर आपको लगता है कि सर मुझे क्लास
30 दिन के बाद, जब मुझे पता है कि 30 दिन होने के बाद मेरा डेटा क्या हो जाएगा, एक्सेस होना बंद ही हो जाएगा, तो क्या 30 दिन के बाद हम क्लास चेंज कर सकते हैं? आप कर सकते हो। जब आपको लगता है कि अब मेरा डेटा क्या होगा, एक्सेस बार बार नहीं होगा, तो आज के बाद मैं जो पे करूंगा अकॉर्डिंग टू इनफ्रीक्वेंट एक्सेस कॉस्ट, तो ये हम देखेंगे अभी हाउ विल चेंज, बाद में कैसे करते हैं चेंज हम लोग ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली। बट पहले एक बार ये देख लेते हैं हम लोग कि किसी डेटा को हम लोग कहाँ रखते हैं, पहले एक बार और एक बार याद रखना, बकेट में दो ऑब्जेक्ट हो सकता है सेम क्लास के हों, या बकेट की कोई क्लास नहीं होती है। और ऐसा मत सोचना कि बकेट में आने वाले जो ऑब्जेक्ट है ना, और ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी इन सेम क्लास, ऐसा नहीं है। एक बकेट में दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक फ्रीक्वेंट एक्सेस का हो, एक इनफ्रीक्वेंट का हो। इसका मतलब एक बकेट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट माइट हैव द डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस या सेम क्लासेस, ये मैटर नहीं करता। तो पहले एक काम करो, S3 में आओ और यहाँ आके 1 टेराबाइट का डेटा कहाँ पे रखो, पहले 1 टेराबाइट का डेटा यहाँ पे रख लो पहले। किसके अंदर, कितनी कॉस्ट आ रही है? अब भले ही अलग से क्या कर लो, इसमें आप 1 टेराबाइट रिट्राइव कर लो, तब भी कितना आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। मतलब नहीं, वो लग रहा है आपको ऐसा, बट देर इज नो एडिशनल, सब कुछ क्या है, 23 रुपये बन गया आपका खाली बस। ठीक है ना? भले ही अलग से आपने 1 टेराबाइट डेटा बार बार आपने ब्राउज मार स्कैन मारा है आपने, तब भी क्या अलग से कोई बिल नहीं बन रहा। सिर्फ कॉस्टिंग कहाँ आ रही, खाली बस डेटा रखने की आ रही। अब मैं चलता हूँ वहाँ पे, एक बार देखो। अब मैं 1 टेराबाइट का डेटा कहाँ पे रखता हूँ, इसके अंदर स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट में रखता हूँ मैं। एक तो रखने की कॉस्ट बहुत कम है। कितनी कॉस्ट है वहाँ, कितनी थी, 22 थी। इसका मतलब यहाँ पे कॉस्ट किसकी है, रखने की कॉस्ट कम है, बट ये तुमको रीड ऑपरेशन नहीं देता। मतलब देता तो है, बट फ्रीक्वेंट एक्सेस करोगे तो रिट्राइवल चार्ज देना पड़ेगा। अब तुमने क्या कर लिया, इसमें से कहाँ गए हम लोग, एक ये है ना, तुमने इसमें से अगर 500 GB डेटा, कितना कितना, तुमने इसमें से 500 GB डेटा क्या कर लिया, रिट्रेबल कर लिया अगर आपने। अब देखते हैं कॉस्ट कितनी आ रही है इसकी, नहीं समझे, करीब करीब क्या हो रहा है। लेकिन मैंने देख लिया है, मुझे फायदा हो गया, क्या सही रहा, तब भी बेनिफिट हो गया मुझे कितना, बट मुझे पता थी यार 500 GB कर पाऊंगा रिट्राइव, ज़्यादा रिट्राइव मंथ में नहीं कर पाऊंगा। और अब लगता है आपको 1 टेराबाइट में से 500 GB डेटा रिट्राइव हो जाता है एक साल, एक महीने में, तब भी आपकी 6 रुपये क्या हो गई, $6 आप बचा पाए इसके अंदर आप। ठीक है? अगर इतना ही डेटा मुझे लगता है सर, नहीं यार सर मुझे डेटा डेटा रखना है, बट मुझे उसकी हाई अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि डेटा की एक कॉपी क्या मेरे पास रखी हुई है। अगर अमेजन का इंफ्रा डाउन होता भी है तभी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है मुझे, बट कस्टमर को मुझे देना है। ठीक है? तो मैंने उतना डेटा कहाँ पर रख दिया है, कितना कितना आ रहा है इसका, नहीं नहीं गलत है। हाँ, क्योंकि यार ये तो गलत हो गया। ये तो कॉस्ट क्या इसकी और कम होनी चाहिए, कितना आ रहा है, 10 रुपये आ रहा है। इसका मतलब 3 रुपये यहाँ क्या पड़ रहे हैं आपको। ठीक है? रिट्राइबल कॉस्ट यहाँ भी बराबर ही है। कहाँ, रिट्राइबल कॉस्ट सब में सेम है, चाहे वो आप इनफ्रीक्वेंट चले जाओ, चाहे वन जोन चले जाओ आप लोग। अगर यहाँ पे भी आप 500 GB डेटा करते क्या हो, देखो ये नाम का जो वर्ड है ना, ये वाला सेक्शन यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि रिट्राइबल कॉस्ट यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है? अगर आपने 500 GB डेटा रिट्राइबल कर लिया आपने, कहाँ से, वन जोन में से, तो कॉस्ट कितनी आ रही है, बराबर चल रही है। इसका मतलब ना 5 रुपये बढ़ रही है आपको, और 5 वहाँ बढ़ रही थी आपको। हाँ भाई। ठीक है? इसके बाद एक और है क्या, एक क्लास और है, कौन सी, कौन सी, ग्लेशियर। ये और सस्ता है, ये क्या है, लेकिन इसमें ड्रॉबैक है, इसमें डेटा सर्व आप नहीं कर सकते। इट कंटेन्स ओनली ऑफलाइन डेटा, लाइक कंपनी की आर्काइव, पैक डेटा, जिसको हम कभी रीड करेंगे भी ना, तो कस्टमर मांगेगा, उठा के दे देंगे हम लोग।
हाँ, यानी कि डेटा आप इंटरनेट पर सर्व नहीं कर सकते, लेकिन आप कहाँ पे, ये तो क्या एक ऑफलाइन डेटा है जो रख दिया आपने टेप फॉर्मेट में डाल दिया आपने। कस्टमर का डेटा जो लोकल वॉल्यूम में रखा हुआ था ना, वो हमने उठा के गार्बेज की तरह कहाँ फेंक दिया, ग्लेशियर के अंदर पहुंच दिया। ग्लेशियर एक्चुअली कंटेन्स द आर्काइव डेटा, नॉट फ्लैट डेटा। कैसा? क्योंकि आर्काइव का मतलब होता है कि आप उसको बाहर से एंटरटेन नहीं कर सकते जब तक आप उसको वंस यू विल नॉट डाउनलोड, जब उसको डाउनलोड नहीं करोगे आप लोग तब तक वो एंटरटेन नहीं होगा। और जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं, जितना डेटा सर्व होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है, S3 के स्टैंडर्ड में या तो, या इनफ्रीक्वेंट में, या वन जॉन IAA में होता है। ठीक है भाई। ग्लेशियर एक्चुअल काम में आता है बस कंपनी के लॉग्स, आर्काइव, बैकअप, टार बैकअप, कंपनी के लॉग्स हो गए जो कभी 1 साल तक रखने भी हैं, डिलीट नहीं कर सकते, बट रखने के लिए हमारे पास लोकल डिस्क नहीं है और EVS पे हम लोग राइट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे S3 क्या उनके लिए बेस्ट है। अब लोग कहते हैं ग्लेशियर अलग से सर्विस है कि पार्ट ऑफ S3 है, हालांकि ग्लेशियर अलग सर्विस है एकदम, है लेकिन ऑब्जेक्ट स्टोरेज ही है। क्या लेकिन ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, बट लेकिन ग्लेशियर का यहाँ पे ऑप्शन नहीं कोई भी, कहाँ पे, तो अलग से तुम्हारे पास एक, इसमें कहाँ जाओ अलग से आप लोग, कहाँ जाओ अलग से S3 कहाँ पे जाओ, ग्लेशियर में जाओ, और जिसको आप बोलते हो बकेट, क्या बोलते हो इन टर्म्स ऑफ S3 बकेट बोलते हो, उसी चीज को इन टर्म्स ऑफ क्या, ग्लेशियर क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्ट बोलते हैं। यानी ग्लेशियर पे यू वांट टू अपलोड डेटा, तो आपको वॉल्ट क्रिएट करना पड़ता है। अब डेटा पहुंचाने दो मेथड है ग्लेशियर पे, या तो जो डेटा S3 पहुंच चुका है, जो डेटा S3 पे पहुंच चुका है उसको भी चाहे तो हम लोग 2 दिन के बाद, 4 हफ्ते के बाद, अगर लगता है कि डेटा क्या होना है बिल्कुल एकदम एक्सेस नहीं होना, अब मुझे इसको पैक फॉर्मेट में रखना है, आर्काइव फॉर्मेट में, तो स्टैंडर्ड क्लास में से डेटा को यू कैन मूव आउट ओवर द S3 ग्लेशियर, जो आगे पढ़ाऊंगा देखना अभी। बट अभी विदाउट हैविंग स्टैंडर्ड में डायरेक्टली वांट टू अपलोड डेटा ओवर द S3 ग्लेशियर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले डेटा S3 पे आएगा तभी कहाँ जाएगा, ग्लेशियर पे जाएगा, नहीं। विदाउट इंटरेक्शन S3 स्टोरेज, ग्लेशियर एकदम इंडिपेंडेंट स्टोरेज है, इंडिपेंडेंट सर्विस है, कि आप किसी डेटा को आर्काइव फॉर्मेट में डायरेक्टली यू वांट टू अपलोड ओवर द क्या, जब जो डेटा आर्काइव है आपका, जो डेटा आर्काइव हो चुका है, व्हाट द बेनिफिट टू अपलोड ओवर द S3 स्टोरेज, उसको स्टैंडर्ड क्लास में, फ्रीक्वेंट एक्सेस क्लास में बेनिफिट है ही नहीं आपको, जब वो डेटा एक्सेस बाहर से होगा ही नहीं, और यू आर पेइंग अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कॉस्ट, वो गलत हो गया ना आपके लिए। आपने सीधा बोला था कि मेरा डेटा सर्व होगा नहीं, कभी होगा तो वी विल डाउनलोड सिक्वेंसली, पहले हम उसकी डाउनलोडिंग करेंगे, तब उसको हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो किसी डेटा को डायरेक्टली यू कैन अपलोड ओवर द S3 ग्लेशियर। अब जैसे अमेजन S3 ब्राउजर देता है S3 को मैनेज करने के लिए, ऐसे ही ग्लेशियर की जितनी ऑप्शंस है ना, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कहाँ, किसके ऊपर, यहाँ अवेलेबल नहीं है ना अदर ऑप्शंस, बस यहाँ से यू आर क्रिएटिंग वॉल्ट, बस वॉल्ट बना पा रहे हो, लेकिन उसमें कुछ डेटा आप अपलोड आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो ये इसकी लिमिटेशन है। इसी तरह मार्केट में अलग से एक टूल आता है, कौन सा, अमेजन फास्ट ग्लेशियर, क्या आता है, जैसे आपने ये सेटअप किया था, कौन सा टूल, जैसे आपने ये सेटअप किया था क्या, S3 ब्राउजर ना, ऐसे ही तुमको एक काम करना पड़ेगा। अब आपको एक काम करना पड़ेगा इसके लिए, क्या, एक काम करना पड़ेगा आपको इसके लिए, गूगल पे जाना पड़ेगा आपको, और जाने के बाद एक अमेजन का अपना क्या खुद का, अमेजन फास्ट ग्लेशियर, so it is the मैनेजमेंट टूल टू मैनेज द ग्लेशियर सर्विस, ग्लेशियर सर्विस, नाम क्या है इसका, अमेजन, अमेजन फास्ट क्या, इट इज एक्चुअल GUI मैनेजमेंट टूल फॉर ग्लेशियर सर्विस, एक्सटर्नल GUI टूल, जी मतलब ग्राफिकल तो अवेलेबल है, कंसोल भी है वैसे, वैसे तो अमेजन अपना जो कंसोल दे रहा है रियल कंसोल उसका भी अवेलेबल है, बट ये एकदम क्या एड ऑन अलग से थर्ड पार्टी क्या है, GUI एक्सटर्नल मैनेजमेंट टूल है, किसके लिए,
ग्लेशियर को मैनेज करने के लिए, यानी डेटा रिट्राइव करना है, अपलोड करना है आपको, वो सब कंसोल से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आपको अलग से एक काम करना पड़ेगा, फिर क्या, अमेजन फास्ट ग्लेशियर की सर्विस डालनी पड़ेगी आपको। हाँ, सब लिनक्स बेस्ड भी आते हैं वैसे तो। हाँ, डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म आपका जो अपलोडिंग कर रहा बंदा बैठ के कौन करेगा, वो डेस्कटॉप बंदा करेगा बैठ के। जैसे ग्लेशियर में आपने लॉगिन की, सॉरी, जैसे आपने एस में लॉगिन किया था ना, उसी तरह आपको ग्लेशियर में लॉगिन करना है अगर आपको ब्राउजर से बैठ के। तो अगेन क्या बोल रहा है, लेकिन उस यूजर की जो एक्सेस की थी ना, वो काम नहीं कर रही है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसके पास जो परमिशन थी खाली, बस वो किसकी थी, सिर्फ S3 की थी। अब आप उसी यूजर की एक्सेस की यूज करना चाहते हो, तो उसी यूजर के ऊपर तुम्हें ग्लेशियर की परमिशन देनी पड़ेगी रूट अकाउंट से बैठ के। तो फिर कहाँ जाओ उसके लिए, फिर कहाँ चलो उसके लिए, IAM में आओ, और जो आपका यूजर था कौन सा वाला, या फिर एक काम कर लो, उसको गोली मारो, एक नया यूजर ऐड कर लो, किसके लिए, एडमिन क्या, ग्लेशियर। ठीक है। और इसके लिए आप एक एक बार सिर्फ कंसोल से रहने दो खाली, बस क्या, एक्सेस की बिल्डअप कर लो। अब इसको S3 की परमिशन मत दो, सिर्फ ओनली बस क्या दो, कि ये बंदा सिर्फ बॉल्ट बकेट ना बना पाए, सिर्फ बॉल्ट बना पाए, किसके, ग्लेशियर के। कहाँ जाके, यहाँ जाओ, और यहाँ जाके एक काम कर दो, क्या, अमेजन ग्लेशियर नेक्स्ट। और अब इसकी जो एक्सेस की है ना, इसकी जो एक्सेस की है, कहाँ गई, अब इस एक्सेस की को यहाँ उठाओ यहाँ से, और इनको यहाँ से उठाने के बाद ये तो अलग फाइल है, इसको ओपन करो यहाँ से बैठ के, और ग्लेशियर के टूल में जाके कॉपी पेस्ट मार दो। अब कहाँ के, यहाँ आओ, और एक की और थी कौन सी वाली, हम कहाँ गए अपने आप। अब आपको जो परमिशन है जिस जिसके ऊपर, आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा। यहाँ पर दो वोल्ट के यहाँ पैसे ऑलरेडी बने हुए हैं। अब यहाँ से बैठ के आप लोग कंपनी की जो आर्काइव्स है ना, अब सेम कंसेप्ट है कौन सा वाला, अब यहाँ से बैठ के कंपनी का जो डेटा है आपका, जो भी आपकी आर्काइव डेटा है कंपनी का, उस डेटा को बड़े आराम से आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है। डेटा अपलोड करने के लिए आपको अमेजन कंसोल यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। कुल मिला के ऑफलाइन डेटा, क्या, सही कह रहा है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं कि फाइल शुड बी इनक्रप्ट या डिक्रप्ट या डाइजेस्ट फाइल, डेटा कुछ भी हो, मोटा मोटा डेटा यू वांट टू बैकअप, बट आपको इंटरटेन नहीं करना उसको लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम कस्टमर बोलेगा तब उठा के देंगे हम लोग, कभी बाहर से इंटरटेन होने वाला नहीं है वो। क्लियर ना। लेकिन ग्लेशियर से डेटा रिट्राइव ऐसे नहीं कर सकते आप लोग डेली आके, नहीं। अगर एक बार डाल दिया ना आपने, अब आपको डेटा चाहिए, तो पहले तुमको क्वेरी रेज करनी पड़ती है कि हमें डेटा ला के दो। इमीडिएटली डेटा डाउनलोड ऐसे नहीं हो सकता, किसके अंदर, ग्लेशियर के अंदर। ग्लेशियर में डाउनलोडिंग की 3 कंसेप्ट अवेलेबल हैं। कितने, 3 कंसेप्ट है डाउनलोडिंग के। कहाँ जाओ, यहाँ क्लिक करो, और देन कहाँ, डाउनलोडिंग पे जाओ। बोला नहीं, एक काम करो, ऐसे आप डाउनलोड ही नहीं कर सकते आप लोग। डाउनलोडिंग के हमारे पास 3 कंसेप्ट है, हमने टाइम सेट किए हुए हैं कि तुम डाउनलोडिंग करना चाहते हो स्टार्ट 1 से 5 मिनट के अंदर, कि 3 से 3 to 5 आवर्स में, या 5 से 12 घंटे में। इसका मतलब ये नहीं है कि डाउनलोडिंग करके दे दूंगा आपको, नहीं, तुम्हारी डाउनलोडिंग की रिक्वेस्ट वी विल अप्रूव आवर साइड। कौन कहता है, अमेजन कहता है
अगर आपको डाउनलोडिंग स्टार्ट करवानी है 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर, बट तो लोग कहते हैं कॉस्टिंग का हिसाब क्या है इसमें फिर? ग्लेशियर में दो चीजें हैं, एक तो पैसा रखने की कॉस्ट अलग है, और डेटा कब चाहिए और कौन से मेथड से चाहिए और देने की कॉस्ट अलग है। उसके 3 मेथड हैं फिर। अगर तुम चाहते नहीं है 5 से 12 घंटे में आराम से, प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दे दो आराम से लाके, तो ये रिक्वेस्ट अभी क्या पता है क्या होगी? जैसे अभी मैं एक काम कर देता हूँ, मैं इस फाइल को ना यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ इसको, और मैं 5 मिनट वेट करता हूँ। देखना अभी मैंने एक बार सीधा बहुत जल्दी के लिए मैं पेमेंट पे कर दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पैसा है। यहाँ जाओ, और क्या, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया इसको, तो मेरी क्वेरी मैंने बस ब्राउज कर छोड़ दिया है। अब मैं आराम से घर चला गया अपने। अब मेरी रिक्वेस्ट जो है ना, अब 5 मिनट के बाद मेरी रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी अपने आप यहाँ से अप्रूव। नहीं समझे? आपकी रिक्वेस्ट क्यू में आ चुकी, कहाँ पे देखो, आपकी रिक्वेस्ट कहाँ आ चुकी है अब। बट यार फेल्ड होगी क्या? क्या बोल रहा है, इनसफिशियंट? हाँ लग रहा है ऐसा, कुछ तो पैसा प्रॉब्लम है। देयर इज इनसफिशियंट कैपेसिटी टू प्रोसेस एक्सपीडिट रिक्वेस्ट। अच्छा फाइल का साइज क्या है? 13 बाइट है। कुछ लग रहा है कि फाइल के ऊपर डिपेंड करता है ना। एक काम करते हैं, दोबारा से जाते हैं हम लोग कहाँ, राइट क्लिक करते हैं, और अगेन क्या, क्लिक ऑन डाउनलोड, अगेन क्या, कंफर्म करते हैं हम लोग। मेरा कहने का मीनिंग क्या है, ठीक है जो भी है इसका मतलब तो, बट अब आपको 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी इन्वेंटरी रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा ये, ठीक है। और कुछ तो रीजन है वैसे, जो फाइल क्या नहीं हो पाई, डाउनलोड नहीं हो पा रही है। लेकिन अभी ये समझो खाली बस आप लोग क्या, एडिशनल कॉस्ट क्या है इसके अंदर, खाली बस एक तो डेटा रखना है वो कॉस्ट देनी पड़ेगी, और रिट्राइवल कॉस्ट 3 टाइप की है इसके अंदर, कि तीनों मेथड में से आपको डेटा कब चाहिए, ठीक है ना। चलो कहाँ चलते हैं पहले हम लोग। 5 मिनट नहीं, अगर डेटा 3 टेराबाइट का है तो योर डाउनलोडिंग विल स्टार्ट। अब उसमें भी लिमिट है, ये कहता है मेरा गेटवे आपको एक टाइम में 1 मिनट के अंदर आपको इतना डेटा उठाने देगा, खाली बस इतना डेटा, मतलब एक्स वाई जेड जो भी डेटा है। अगर तुम चाहते हो नहीं पर जीबी डाउनलोडिंग की स्पीड बढ़ानी है मुझे, तुम्हारे गेटवे से मुझे डाउनलोडिंग बढ़ानी है, तो कह रहा है मेरी बेस लाइन इतनी है, बेस लाइन से ऊपर जाना चाहते हो वो अलग पे करना पड़ेगा फिर आपको। इसकी 3 कॉस्ट हैं, एक तो डेटा रखने की, एक डेटा रिट्राइव करने की। रिट्राइव में 3 पॉलिसी हैं कि तीनों में से जो यूज कर लो आप लोग उसका पे करना पड़ेगा। एक मेरी बैंडविड्थ की लिमिट है फिर, कि मैं पर आवर में इससे ज़्यादा उठाने आपको नहीं दूंगा। तो कहाँ से मालूम चलेगा आपको चीज़? दोबारा से कहाँ चलते हैं हम लोग, कहाँ चलते हैं पहले एक बार, अमेजन, कहाँ, S3, ठीक है। यहाँ आते हैं हम लोग, जो कॉस्टिंग आने वाली है वो कॉस्टिंग कितनी आ रही है देखो पहले। एक तो डेटा कम से कम रखने की कॉस्टिंग क्या है, और करीब 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 10 GB के आसपास फ्री दे रहा है ग्लेशियर आपको। ग्लेशियर में हम कंपनी का डेटा रख सकते हैं हम लोग, 10 GB के आसपास की लिमिट है इसकी फ्री टायर की। बट मैंने ये लिमिट यहाँ से अनचेक कर दी है, मतलब मैंने बोला कि मेरा अकाउंट में जो भी आ रहा है सब पेड है वो, ठीक है। और कहाँ जाके, कहाँ गया मैं, S3 पे गया, और इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ग्लेशियर कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। इसमें देखो तीनों पैसे आ रहे हैं, एक तो इसके रिट्राइबल की पॉलिसी ये वाली, रिक्वेस्ट वाली नहीं, ये है कौन सी, बल्क मेथड है कि कौन सा मेथड है, ये एक्चुअल में, सॉरी हाँ कौन सा वाला है। इसमें क्या लिया मैंने अभी, कितना डेटा, एक टेराबाइट का डेटा जो है खाली बस रख दिया मैंने बस। कितना बिल आ रहा है इसका, बहुत कम आएगा देखना बिल, कितना आ रहा है, $4 आ रहा है 1 महीने का।
ये तो डेटा रखने रखने कॉस्ट है खाली बस। अब तुमने क्या किया, $4 में से कौन सी पॉलिसी यूज किया आपने रिट्राइवल के लिए? आपने रिट्राइवल कौन सा लिया मेथड? वर्क मेथड लिया है आपने। कितना डेटा उठाया आपने वहां से? आपने 500 GB डेटा वहां से कर लिया है बल्क मेथड में, रिट्राइव कर लिया। कितना बन रहा है? कुछ नहीं बढ़ा क्या है? मतलब कुछ तो पैसा बढ़ा होगा ना। तो इसका मतलब रिट्राइवल क्या हो रहा है? और आपने कल को इसी मेथड से आपने इस मेथड से ना उठा के आपने 500 GB डेटा कैसे लिया है? इस मेथड से लिया आपने। और कितना आ रहा है? इस- हाँ, और सीधी बात है, जब आपने 5 घंटे वेट नहीं कर सकते थे आप, नहीं समझे? और सीधी बात बोल रहा है कि आप जितना नजदीक आओगे ना, क्लोज आओगे, उतना आपको बिल देना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। तो हिंदी में क्या सीधी बात ये खाली बस कि एक सर्विस कौन सी है इसकी? ग्लेशियर है। क्लियर? 4 क्लास हो गई। अब चारों क्लास में एक लाइफ साइकिल रूल लगा सकते हैं हम लोग। क्या? और टॉपिक क्या है? अब टॉपिक कौन सा है? लाइफ साइकिल। S3 लाइफ साइकिल मतलब इसका मतलब होता है लाइन का कि सर ऐसा हो सकता है कि अगर आप ऑटोमेशन कर दो अपने आप कि 10 मेरे बकेट का जो ऑब्जेक्ट है, जिन ऑब्जेक्ट की लाइफ 30 दिन हो चुकी है, 30 दिन के बाद मेरा डेटा ऑटोमेटिकली मुझे पता रहता है, श्योर हूं मैं कि मेरा डेटा अब क्या नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगा। तो 30 दिन के बाद क्या हो जाए डेटा मेरा अपने आप ग्लेशियर में या इनफ्रीक्वेंट में या वन जॉन आईए में, जहाँ भेजना है आपको, आप भेज सकते हो उसको डेटा को। तो S3 लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि यार विदाउट हैविंग यूजर इंटरेक्शन, या तो एक बंदा बिठाओ डेली, वो यार चेक करके आए कौन सा डेटा की लाइफ कितनी हो चुकी है, कौन सा डेटा एक्सेस अब नहीं होगा। या S3 कहता है मेरे पास ऐसी ऑटोमेशन भी है, मेरी अपनी ऐसी मॉनिटरिंग भी है, मैं डेटा का मॉडिफाइड टाइम, सॉरी क्रिएशन टाइम जो होगा, अब मुझे बता दो कितने दिन का डेटा कहाँ भेजना है। नहीं समझे? मैनुअल क्लास तो आप चेंज कर ही सकते हो आप लोग। मैनुअल तो आप बड़े आराम से डेटा पे आओ, राइट क्लिक करो ऐसे करके, कहाँ जाके आप मैनुअली तो आप आराम से कर सकते हो बैठ के। आप S3 पे आओ ऐसे, और जो ऑब्जेक्ट आपको जिस क्लास में ले जाना है बाद में भी, ऐसे बकेट पे क्लिक करो, और जो इसका डेटा है उस पर क्लिक करो ऐसे करके, और बाद में जाके कहाँ जाओ, प्रॉपर्टी पे जाओ, और यहाँ से आप क्लास चेंज कर सकते हो आप लोग। हाँ, ये तो तरीका है इसका। लेकिन आप चाहते क्या हो कि यूजिंग द लाइफ साइकिल रूल, यूजिंग द लाइफ साइकिल रूल आप दो काम कर सकते हो। ट्रांजिशन कर सकते हो आप लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, और बाद में चाहो तो डेटा को आप वहाँ से आप लाइफ साइकिल से दो काम कर सकते हैं हम लोग। डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग एक क्लास से दूसरी क्लास में। एक काम और कर सकते हैं हम लोग, क्या कि एक दिन के बाद डेटा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए अपने आप। एक बात याद रखना, एक क्लास से दूसरी क्लास में जब डेटा मूव होता है ना, तो बच्चे सोचते हैं कि डेटा आई थिंक कॉपी होता है। ये बड़ी गलत सोच है लोगों की। ऐसा लोग सोचते हैं कि जब क्लास से डेटा क्या होता है, जैसे बोला जाता है इंट्रो में कि मैंने ऑब्जेक्ट की क्लास चेंज कर दी, तो लोग क्या समझते हैं पता है कि डेटा को हमने एक हार्ड ड्राइव में से कहाँ ले गए हम लोग, दूसरी हार्ड ड्राइव में ले गए जिसमें क्या था, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस था। ऐसा नहीं है। डेटा ब्लॉक लेवल से एक बार राइट हो गया तो वहीं रहेगा डेटा। तो बस जो डेटा का इंटरटेन सर्वर है, जो डेटा उठा के दे रहा है, जो डेटा उठा के दे रहा है इंटरनेट, जो आपका जिसको बोलते हैं हम लोग फाइल कंट्रोलर सर्वर, जो एक्चुअल में आपकी रिक्वेस्ट को सर्व करता है, उसकी रिकॉर्ड में इन्वेंट्री में बस एक एक काम हो जाता है, बस डेटा का टाइप क्या हो जाता है, बस चेंज हो जाता है। डेटा कहीं ओवर राइट दोबारा से कहीं ओवर कहीं घूमता नहीं है। बस हाँ, वो कह रहा है देखो आपकी इन्वेंट्री में बता दो आपकी क्लास कौन सी बताओ, बिजनेस क्लास में हो कि नॉर्मल क्लास में हो, जैसी क्लास बता दोगे उसके बाद बिल होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ भाई। तो क्लास चेंज होने का मतलब ये नहीं होता कि एक हार्ड ड्राइव से दूसरी हार्ड ड्राइव में डेटा आपका चेंज हो रहा है, नहीं, बस अपनी इन्वेंट्री में जाके बस एक काम कर लेता है वो, तुम्हारी ऑब्जेक्ट की क्लास चेंज कर देता है, और आपका जो क्लाउड वॉच है उसकी मॉनिटरिंग करता है। अब इस डेटा को इस क्लास में कितने दिन हो जाए, कितना टाइम हो गया है, उसका बिल इतना आएगा। ठीक है?
बट लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि डेटा को आप लोग एक क्लास से दूसरी क्लास में उसका ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप लोग, और फिर बाद में चाहो तो उसको आप डिलीट कर सकते हो। कैसे करते हैं देखो, और उससे पहले एक लाइन यहाँ पे जाके गूगल पे जाके पढ़ लेना आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, S3 किसके बारे में, S3 क्लासेस, पूरा चार्ट बना हुआ है इसके बारे में कि नीचे आ जाओ जहाँ पर साफ साफ, यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम बना के दिया है प्रॉपर आपको, जिसको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि इसके बारे में डिफरेंट साफ साफ बोल रहा है कि स्टैंडर्ड क्लास में जाओगे तो ड्यूरेबिलिटी क्या है डेटा की, ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है डेटा लॉस बाय डिफॉल्ट कहीं से होने वाला नहीं है, नहीं समझे। तुमने डिलीट नहीं किया तो अमेजन बाय डिफॉल्ट इसको डिलीट नहीं करेगा, उसको बोलते हैं क्या, ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी सब में क्या है बॉस, हर एक क्लास में बराबर है, लेकिन एक चीज कम है क्या, अवेलेबिलिटी। इसमें 90 क्या है, 9 पॉइंट, इसमें 99.5 है खाली बस ना, जो आप बोल रहे थे मैंने 95 कर दिया था, वो किस में है, वन जॉन आईए में। और एक काम की बात है, 3 कॉपी बनती है यहाँ पे, 3 कॉपी यहाँ पर नहीं, यहाँ क्या है खाली बस एक कॉपी है। स्टैंडर्ड क्लास में नॉट एप्लीकेबल मतलब होता है मिनिमम कैपेसिटी चार्ज पर ऑब्जेक्ट, यानी स्टैंडर्ड में और इनफ्रीक्वेंट में एक प्रॉब्लम है, डेटा भले 0 KB का हो 2 KB का हो, जो कॉस्टिंग आएगी ना कितनी आएगी वो 128 KB कॉस्टिंग कम से कम देनी पड़ेगी, चाहे आपका केबी फाइल 2 का हो चाहे 4 का हो, ये देख के रखना पड़ता है हमको, नहीं समझे। अगर आपने 1500 ऑब्जेक्ट मार दिए अपलोड, और सबका साइज कितना था, 10-10 KB का था ना, तो उसके लिए 120 KB मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1000 हो रहा है। मतलब बोल रहा है कि इस क्लास में डेटा आया अगर आपका, इस क्लास में और इस क्लास में अगर डेटा आया तो कम से कम कॉस्टिंग कितनी बन रही है आपकी, पहली चीज बोल रहा है कि 30 दिन की कॉस्टिंग देनी पड़ेगी आप कम से कम, यानी इनफ्रीक्वेंट एक्सेस क्लास में डेटा आपने डाल दिया ना, फिर उसको भले 2 दिन के बाद हटा दिया आपने, तो स्टैंडर्ड और इनफ्रीक्वेंट में कम से कम बिल बनता है कितने का, 1 महीने का। उससे कम का बिल उसमें नहीं बनता, क्योंकि उसका बेनिफिट ही क्या होता है, जो बंदों को कंपनी में डेटा, हाँ देखो भाई ने इतनी अच्छी लाइन बोल दी है अब, जो आपने नहीं बोली। अब इसका मतलब ठीक बोल रहा है भाई, 30 दिन से पहले का डेटा, 30 दिन से, भाई ये बोल रहा है अगर तुम्हें इस बकेट के ऊपर लाइफ साइकिल रूल लगाना हो, इसके ऊपर सपोज, तो कहाँ जाओ पहले, और देन क्या, ऐड लाइफ साइकिल रूल पे जाओ, रूल नंबर क्या है, 1। पूछ रहा है कि एक्शन बकेट पे लेना है पूरे पे कि बकेट के अंदर कोई फोल्डर पे लेना है पूरे पे। अगर तुमने यहाँ पे लिख दिया लॉग्स फोल्डर पे खाली, बस इसका मतलब है कि बकेट में अगर 4 फोल्डर पड़े हुए हैं तो एक्शन एप्लीकेबल कहाँ होगा, सिर्फ लॉग पे होगा। अगर सफिक्स आपने नहीं दिया ना, प्रीफिक्स आपने डिफाइन नहीं किया, तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, एक्शन हो जाएगा। पूछ रहा है कि एक्शन आपको करंट वर्जन पे लेना है कि, अगर तुमने वर्जनिंग इनेबल की हुई है तो अभी मैंने बोला नहीं, जो करंट वर्जन है उस पर एक्शन लो। क्या एक्शन लो, ट्रांजिशन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की क्लास को कहाँ भेज दो, ऑटोमेटिक आ गया। स्टैंडर्ड से डेटा कहाँ जा रहा है, इनफ्रीक्वेंट जा रहा है। अगर तुमने यहाँ पे 29 दिन ले लिया, क्या बोल रहा है, मतलब जिस फाइल की लाइफ कितनी नहीं है, 30 दिन से पहले के डेटा को तुम स्टैंडर्ड से इनफ्रीक्वेंट में मूव नहीं कर सकते। हाँ भाई है, लेकिन अगर तुम डायरेक्टली चाहते क्या हो कि सर मुझे तो डेटा डायरेक्टली कहाँ भेजना है 4 दिन के बाद, तो ग्लेशियर पे जाने की लाइफ नहीं है। ग्लेशियर पे जब चाहो डेटा आप मूव कर सकते हो, 12 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। लेकिन अगर पहले डेटा कहाँ ले जा रहे हो उठा के आप, अगर आपका डेटा पहले कहाँ जा रहा है और फिर इसके बाद कहाँ ले जा रहे हो उठा के आप लोग, तो ऑटोमेटिक क्या आ गया, अब तुम 60 दिन, भाई देखो
30 दिन तो डेटा कहाँ पे रहेगा, स्टैंडर्ड में, और 30 दिन इनफ्रीक्वेंट में रहेगा। तो ग्लेशियर पे कब डेटा पहुंचेगा, 60 दिन के। 60 दिन से कम कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो आपसे बोल रहा है कि तुम्हारा डेटा कम से कम स्टैंडर्ड में 30 दिन रहेगा ना, और 30 दिन वहां रहेगा कहाँ, स्टैंडर्ड में। देखो स्टैंडर्ड कहता है, इनफ्रीक्वेंट कहता है कि मेरे पास जो डेटा आएगा वो कम से कम कितना हो, 30 दिन का हो, ठीक है। अगर 30 दिन के बाद फिर डेटा को आप कहाँ ले जा रहे हो, उठा के कहाँ ले जा रहे हो, वन जोन आइए में। ये भी कहता है कम से कम लाइफ कितनी है इसकी भी, इसकी भी लाइफ कितनी है, 30 डेज है। अब ले जाओ ग्लेशियर पे तो 90 हो जाएगा। अगर आप डेटा कहाँ ले जाते हो उठा के आप, तो कितना हो गया, हाँ भाई, ये समझे क्या। अब रियल में क्या पता है आपको, 30 दिन के बाद आपका डेटा क्लास क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, और 30 दिन के बाद डेटा कहाँ जाएगा आपका, वन जोन आईए में, और 90 दिन के बाद डेटा आपका कहाँ पैक हो जाएगा, ग्लेशियर में। और होने के बाद अब तुम चाहो तो करंट वर्जन को 365 दिन के बाद डिलीट कर सकते हो, कहाँ से, ग्लेशियर पे से। इस लाइन का मतलब है कि एक्सपायर का मतलब होता है कि 365 दिन के बाद आपका क्या हो जाए, ये तुमने बॉस एक लाइफ साइकिल और डाल दिया इसके अंदर। सबसे पहले डेटा कहाँ पे आएगा, इनफ्रीक्वेंट, फिर डेटा कहाँ जाएगा आपका, फिर, और ग्लेशियर से बाद में डेटा क्या होगा आपका, डिलीट होगा। तो ले जाओ, मना नहीं किया मैंने। नहीं, स्टैंडर्ड में कॉस्ट जो है वो, कॉस्ट जो है ना वो पर आवर की है, मतलब जितना रखोगे ना आप, जितना रखोगे आप लोग उतना देना पड़ेगा। कौन से वाले, ये इसके हैं इनफ्रीक्वेंट के। और अभी ये क्लास भूल जाओ, ये क्लास बाद की बात है अभी ना। अभी सिर्फ ये पढ़ो, एक क्लास, दो क्लास, तीन और चार। तो सिर्फ 4 दिन कॉस्टिंग देनी पड़ेगी खाली आपको बस। ग्लेशियर कॉस्टिंग तो बनेगी अलग से बाद में वो तो, बट स्टैंडर्ड की कॉस्टिंग 4 दिन देनी पड़ेगी खाली आपको बस, ठीक है। हाँ सर, क्लियर ना। तो लाइफ साइकिल का मतलब आपको पहले मालूम हो, इसकी लाइफ साइकिल बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक क्लास और है इनके पास, कौन सी वाली, इंटेलिजेंट टीयरिंग। इंटेलिजेंट टीयरिंग का मतलब होता है कि यार तुम एक काम कर दो, ऑब्जेक्ट का कंट्रोल इंटेलिजेंट टीयरिंग को दे दो। इंटेलिजेंट टीयरिंग खुद डिसाइड करेगी कि क्लास को रखना स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट। नहीं समझे इसके बारे में। हाँ, ये अपने आप डिसाइड करेगी क्लास, अगर डेटा आपका जल्दी क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, 30 दिन से पहले तो डिसाइड नहीं करेगी पहली चीज तो, 30 दिन तो स्टैंडर्ड में रखेगी। अब 30 दिन के बाद उसको इनफ्रीक्वेंट रखना है कि वापस कहाँ लेके आना है, स्टैंडर्ड लेके आना है, ये ऑटोमेटिक खुद डिसाइड करेगी मॉनिटरिंग करके। कौन सी क्लास है ये, इंटेलिजेंट टीयरिंग। इस क्लास को पढ़ते हैं हम लोग। ये क्लास का बेनिफिट क्या है, साफ साफ बोल रहा है कि ये क्लास का मतलब था कि ऑटोमेटिकली मूविंग डेटा, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टीयरिंग विदाउट परफॉर्मेंस इम्पैक्ट और ऑपरेशनल ओवरहेड। इट वर्क्स बाय स्टोरिंग ऑब्जेक्ट इनटू टू एक्सेस टीयर, one tier that optimize frequent access और another tier is the infrequent। बोला खाली बस ये डेटा को ग्लेशियर पर नहीं रखेगा, या तो बस कहाँ, फ्रीक्वेंट एक्सेस में या फिर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में, खाली बस डेटा फ्रीक्वेंट में रहे कि इनफ्रीक्वेंट में रहे ये डिसाइड कौन करेगा। तो लोग कहते हैं इसका पैसा क्या होगा, इसका पैसा एक तो पैसा देना पड़ेगा आपको रखने के लिए, कौन सी कॉस्टिंग, एक तो डेटा को जो रखोगे ना आप लोग किसके अंदर, कौन सी क्लास थी वो, ये है। तो रखने की कॉस्ट बराबर है बाय डिफॉल्ट, इसकी कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फर्क नहीं है।
कितना आ रहा है? इसमें अलग से क्या बन रहा है पता है आपको? बस इसकी मॉनिटरिंग कॉस्ट क्या ज़्यादा है, लेकिन 1 टेराबाइट का डेटा यहाँ पर रख देते हैं हम लोग। कितना था? बट लेकिन इसका एक फायदा है ना, अब ये मॉनिटरिंग कर लेगा। मतलब अब कभी ऐसा हो गया अगर कि आपकी क्लास स्टैंडर्ड थी, उसमें आपके 2 टेराबाइट के जो ऑब्जेक्ट थे, गलती से आपने उनको मूव नहीं किया इसके ऊपर इनफ्रीक्वेंट के अंदर, तो बिल बन गया आपका वो। इसमें एक बार पैसा क्या है, एक बार पैसा ज़्यादा है इसके अंदर, फिर बाद में क्या कर रहा है, ये अपने आप क्लास शिफ्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो वही समझा रहा है आपको कि भाई इसमें एक फ़ायदा है आप खाली बस, कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इन, ये बोला देखो कम से कम आपको एक काम करना पड़ेगा, लेकिन बता रहा है कि फॉर स्मॉल मंथली मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेशन फीस पर ऑब्जेक्ट, अलग से क्या है इसमें, Amazon S3 monitoring access pattern of the object S3 intelligent tiering and move the ones have not been accessed for 30 days consecutive days to infrequent access। बोल रहा है ये क्या करता है, फटाफट से जो डेटा 30 दिन से क्या नहीं हुआ है, एक्सेस नहीं हुआ है, उसको कहाँ डाल देगा फटाफट से ये। If an object in the infrequent access tier is accessed, it is automatically move back to, नहीं समझे? ठीक है ना? तो बोला ये काम वैसे इससे पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए क्या है, हमको वेट करना पड़ता है। किसके लिए? ये तो मंथ में एक बार चलता है ना, वो जब लगाओगे आप लोग कि 60 दिन के बाद, 90 दिन के बाद, 80 दिन के बाद। जबकि ये क्या है, एक लाइव मॉनिटरिंग है आपकी। ये क्या है, एक टाइम काइंड ऑफ, ठीक है, सब कुछ सेम है आपका। इसमें अलग से बस क्या होगा, इसमें अलग से क्या क्या बिल है खाली बस आपके लिए, इसमें मॉनिटरिंग का बिल आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, एक लास्ट क्लास और है मेरे पास, कौन सी, ग्लेशियर की एक नई क्लास आ गई है मार्केट में, जिसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा, डीप आर्काइव ग्लेशियर। कैसा है? जब एक से दो बार बस, मतलब डेटा रिट्राइवल कन्फर्म है, सिर्फ एक साल में क्या होना है, एक साल में सिर्फ एक या दो बार होना है बस। तो ग्लेशियर से सस्ता पड़ता है, किससे, नहीं समझे? समझ रहे हो ना? इसका नाम क्या, डीप आर्काइव ग्लेशियर है। इसका मतलब है कि ग्लेशियर में और इसमें फर्क खाली इतना है बस, इसमें इसमें एक साल में बस एक से दो बार हुआ तो बेनिफिट देगा आपको ये। अगर डेटा एक से दो बार किया और ज़्यादा क्या हो रहा है, डाउनलोडिंग हो रही है, तो फिर महंगा पड़ेगा। फिर तो क्या अच्छा है आपके लिए। कौन सा वाला था ये, क्या बोल रहा है, पढ़ना एक बार इसमें क्या बोल रहा है ये। हाँ, ठीक है ना?